आज हम देखेंगे डेटाबेस क्रिएशन। ड्यूरिंग डेटाबेस के सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन के आपके पास ऑप्शन होता है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए तो बाद में डेटाबेस भी वो खुद ही क्रिएट कर दे। वैसे बाय द वे डेटाबेस की डेफिनेशन क्या, अभी तक आपने ओरेकल का आर्किटेक्चर पढ़ लिया, तो डेटाबेस किसे कहेंगे आप? सेट ऑफ फाइल्स, आप बताएं। कलेक्शन ऑफ फाइल्स। हाँ, कलेक्शन ऑफ फाइल्स, कलेक्शन ऑफ फाइल्स, बिल्कुल। कलेक्शन ऑफ फाइल्स, कौन कौन सी फाइल्स? जो हमने 3 तरह की फाइल्स पढ़ी थी, डाटा फाइल्स, रीड लॉग फाइल्स एंड कंट्रोल फाइल्स, प्लस आपका जो इंस्टेंस है वो मिलके आपका एक डेटाबेस बनाएंगे, डेटाबेस सर्वर बनाएंगे। बेसिकली इसको सर जो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में तो आरडीबीएमएस सिस्टम कहते हैं। हाँ, लेकिन देखें ओरेकल का जो सॉफ्टवेयर है वो आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पूरा एक सॉफ्टवेयर है। उसके थ्रू यूज करते हुए आप डेफिनेटली आप सही करें। आप उसको, आप ये जो डेटाबेस बनेंगे, अगर आप उसको सही टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो वो आरडीबीएमएस कहलाएगा आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कलेक्शन ऑफ फाइल्स होंगी, मेमोरी स्ट्रक्चर्स होंगे और आपका जो डाटा होगा वो इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस या टेबल स्टोर होगा उसमें। एब्स्ट्रैक्ट अगर डेफिनेशन कहते हैं यस। लेकिन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग अभी तक आपने जो चीजें पढ़ी हैं वो आपको, ताकि एक बिल्कुल लेमैन आपसे बंदा पूछे तो आप उसको बता सकें। आप एक यूजर को, अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि एक यूजर को एक डेटाबेस समझ रहे होंगे, तो यूजर इज नॉट अ डेटाबेस, ठीक है? वो एक स्कीमा है आपका जिसके अंदर आपके टेबल्स या ऑब्जेक्ट स्टोर हुए हैं। तो एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे स्कीमास हो सकते हैं, तो बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं कि ये एक डेटाबेस है, एचआर की एक डेटाबेस है, स्कॉट की एक डेटाबेस है, हालांकि वो स्कीमास है। तो डेटाबेस की अगर ओरेकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो डेटाबेस क्या है? सेट ऑफ फाइल्स और मेमोरी स्ट्रक्चर्स मिलकर आपका एक डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है? मेमोरी एरिया जो ओरेकल अपने लिए रिजर्व करता है वो इंस्टेंस कहलाता है। अभी आगे नेक्स्ट एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें वो काफी चीजें दोबारा से गो थ्रू हो जाएंगी, ठीक है? सेट ऑफ फाइल्स एंड मेमोरी, मेमोरी स्ट्रक्चर्स, इंस्टेंस का पता है ना आपको? पिछले 2 लेक्चर्स में आप आए थे? नहीं सर, इसलिए आपको नहीं पता आपने ना वो, इसलिए देखिए मैंने आपको पहले। अच्छा, डेटाबेस जब आप क्रिएशन करेंगे, ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, तो साथ ही आपके पास ऑप्शन आता है कि आप डेटाबेस क्रिएशन कर सकते हैं। वो सेट ऑफ डाटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल, रीड लॉग फाइल्स, हार्ड डिस्क पे बना देगा, मेमोरी स्ट्रक्चर बना देगा और आपकी डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। कुछ डिफॉल्ट यूजर्स बन जाएंगे, कुछ डिफॉल्ट स्टोरेज स्पेस बन जाएगी और उसके बाद आपने उसको मैनेज करना होगा। आप ओरेकल का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके मल्टीपल डेटाबेसेस एक मशीन के ऊपर बना सकते हैं। डेटाबेस बाय मीन ऑफ डेटाबेस इट डजंट मीन कि आप मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे यूजर्स तो क्रिएट कर ही सकते हैं आप, लेकिन वो डेटाबेस नहीं कहलाएगी, ठीक है? मतलब वो यूजर्स, जैसे मैंने भी आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि वो स्कीमास कहलाएंगे आपके। तो आप एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस का कोई नाम होता है जिसको सिड कहते हैं, सिस्टम आइडेंटिफायर, या डीबी नेम भी उसको कहते हैं। हर डेटाबेस का एक नाम होता है। तो आपके पास एक डेटाबेस है, लेट्स से जी माई डीबी, और एक डेटाबेस है टेस्ट डीबी। तो दोनों का क्या होगा? दोनों की सेट ऑफ फाइल्स होंगी जो कि हार्ड डिस्क पे पड़ी होंगी और मेमोरी स्ट्रक्चर्स होंगे। उसी तरीके से दूसरी डेटाबेस है, उसकी सेट ऑफ फाइल्स होंगी और मेमोरी स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है? तो उसके लिए आपके पास ओरेकल ने टूल्स दिए हुए, देयर आर मल्टीपल वेज कि आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए ओरेकल ने आपको टूल्स दिए हुए जो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि वो कौन से टूल्स हैं और किस तरीके से हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? देखते हैं जरा उनको। अच्छा, प्लानिंग द डेटाबेस। आप जब डेटाबेस क्रिएट करने जाते हैं तो सबसे पहले आपने प्लान करना होता है कि डेटाबेस किस तरह की होगी, क्या चीजें उसमें स्टोर होंगी, किस तरह का डाटा होगा, किस पर्पज के लिए यूज होगी, ठीक है? वो सारी चीजें, एप्लीकेशन किस तरह की होगी उस पर, वो सारी चीजें आप प्लान करते हैं। उसके बाद आप डेटाबेस की क्रिएशन की तरफ जाते हैं। अच्छा, द लॉजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस एंड इट्स फिजिकल इंप्लीमेंटेशन आप प्लान करते हैं जी। हाउ मेनी डिस्क ड्राइव्स डू यू हैव, व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज इज बीइंग यूज्ड। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सर्वर है, डेफिनेटली आपका काम ये नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बीइंग अ डीबीए कि आपके पास जो स्टोरेज सर्वर है, मीन्स कि जिसके ऊपर आप ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रहे हैं, डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं, उसकी स्टोरेज किस तरह की है। मल्टीपल टाइप ऑफ स्टोरेज हो सकती है। रेड कौन सी है? स्टोरेज लोकल हो सकती है, स्कजी हो सकती है, साटा हो सकती है, या आईडी ड्राइव हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है? सैन हो सकती है, ठीक है? सॉलिड स्टेट डिस्क हो सकती है, ठीक है? और नेस हो सकती है, बहुत सारे, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क हैं। अच्छा, आपके पास स्टोरेज किस तरह की है, कितनी स्टोरेज है, कितनी स्टोरेज आपको रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजें आपको आइडिया होगा। एप्लीकेशन किस तरह की है, उसमें कितना डाटा आएगा। तो बहुत सारे एनालिसिस आपको पहले, बीइंग अ डीबी आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है। आपसे कहा जाता है यार ये एक नई एप्लीकेशन आ रही है, ये एक सर्वर है, इसमें इंस्टॉलेशन कर दें। तो आपका काम ही होगा, उनसे पूछेंगे एप्लीकेशन क्या आ रही है, उस एप्लीकेशन के प्री रिक्विजिट्स देखेंगे, उस एप्लीकेशन के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो देखेंगे
फिर आप देखेंगे उसमें वो एप्लीकेशन एंड यूजर्स उसके कौन सा मेरा डिपार्टमेंट यूज़ करेगा, या कौन से एंड यूजर्स यूज़ करेंगे और वो कितने होंगे एंड यूजर्स, एक रफ आइडिया लगा लेंगे। फिर उसके बाद वो डाटा आपको डेफिनेटली आइडिया हो जाएगा ये इस तरह का डाटा आएगा, तो फिर आप वो जो एप्लीकेशन आ रही है, वो जो उसमें यूजर्स इन्वॉल्व हैं, उनसे आप पूछेंगे यार डाटा का साइज कितना होगा अप्रॉक्सीमेटली। फिर आप प्लान करने जाएंगे यार मैंने जो डेटाबेस बनानी है उसका मिनिमम इनिशियल साइज इतना होना चाहिए, और फिर मुझे स्टोरेज ग्रोथ के लिए नेक्स्ट 6 मंथ के लिए या नेक्स्ट वन ईयर के लिए मुझे कितनी स्टोरेज चाहिए। मतलब आपके कोई ये नहीं है कि आप जो आइडिया लगाते हैं वो 100% सही भी होता है। समटाइम्स ये होता है कि वो जो स्टोरेज का आपने आइडिया लगाता है वो 1 महीने में खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको शुरू में नहीं पता डेटाबेस किस तरह की होगी, डाटा किस तरह का होगा, कितना वॉल्यूम होगा डाटा को, लेकिन आप जितना मैक्सिमम एनालिसिस कर सकते हैं वो पहले जरूर करते हैं। सर ये ऐसे नहीं होता कि ओरेकल वाले जिस तरह से सॉल्यूशन देते हैं HRMS वाले वो ये नहीं बताते कि भाई ये जो हम सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं ये इतनी नोड्स पे चल सकता है और इतनी डेटा इतनी यानी कि एम्प्लॉइज की डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। नहीं ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है, वो तो आप जितनी मर्जी डाटा स्टोर कर रहे हैं उसमें, यानी कि अपर लिमिट तो कोई नहीं है। वो आपको जो बताते हैं, अगर ओरेकल भी आपको बताएगा तो वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आपको बताएगा, ठीक है। मिनिमम रिकमेंडेशंस के तहत 2 GB मेमोरी चाहिए होगी, इसके लिए 50 GB हार्ड डिस्क चाहिए होगी एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें आपको बताएगा, ठीक है। जैसे ऑप्शंस नहीं होते उसके कि भाई इस लेवल पे आपको इस लेवल का जो है हार्डवेयर यूज करना चाहिए अगर आप नहीं देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। अब ये आप ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ओरेकल आपको हो सकता है बेस्ट रिकमेंडेड सोल्यूशन बता दे। अब लेट से आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि डाटा बहुत क्रिटिकल है, एक सिंगल ट्रांजेक्शन भी लॉस नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा, आपको क्लस्टर की तरफ जाना पड़ेगा, हाई अवेलेबिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा, 1 सेकंड के लिए भी डाटाबेस डाउन नहीं होनी चाहिए, 1 मिनट के लिए भी डाटाबेस डाउन नहीं होनी चाहिए, देन आपको थोड़े से हाई अवेलेबिलिटी फीचर्स भी लेने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, हाँ यस डेफिनेटली। तो उस हिसाब से आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या हैं, कितना पैसा लगा सकती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या अफोर्ड कर सकती है क्या नहीं कर सकती। सिनेरियो बेस्ड कोई मॉडल्स बने हुए नहीं देखें मैंने बताया ना कि नहीं केस स्टडीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपकी इन्वायरमेंट में कौन सी फिट आएगी वो टोटली आपकी इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, और आपकी रिक्वायरमेंट्स पे आपके पास जो जितना बजट अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है। तो देखें अब बेस्ट पॉसिबल बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन हैं जो कि की जा सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी इन्वायरमेंट में वो चीज़ डेवलप हुई हो या वो चीज़ डिप्लॉयमेंट उस तरीके से हो, क्योंकि उसकी कॉस्ट भी तो आपको पे करनी पड़ती है। वो मतलब वो आपकी रिक्वायरमेंट वही रिक्वायरमेंट में वो बजट भी आ जाता है सब कुछ कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या करना चाह रहे हैं, और वो डेफिनेटली हर ऑर्गेनाइजेशन की यही होती है कि मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट के अंदर हम मैक्सिमम चीजें कर सकें। बहुत चीजें होती है चाह के भी आप कहते हैं यार। हाँ बिल्कुल। मैं गन्ने से गन्ना लेके उसमें से माल्टे कर तो समटाइम्स वो पॉसिबल नहीं होता, तो आपको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी तरफ तो जरूर जाना पड़ता है। तो जो आपको ओरेकल जब देगा ना, इसलिए ओरेकल भी आपको कहता है कि आपकी ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, बाकी आप अपने हिसाब से कुल देख लें कि आपका डाटा किस तरह का होगा, एप्लीकेशन किस तरह की होगी, नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं आपके, कितना डाटा होगा, ये आपको पता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, ये हमें नहीं पता। अच्छा, हाउ मेनी डाटा फाइल्स विल यू नीड प्लान फॉर ग्रोथ, आपको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 100% की आपको आइडिया हो, लेकिन कोई एक रफ एस्टिमेट होता है आपको पता, ठीक है। हाउ मेनी टेबल स्पेसिस यू विल यू यूज, ये टेबल स्पेसिस क्या होती हैं, डाटा फाइल्स क्या होती हैं, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड, किस तरह का डाटा स्टोर होगा, क्या वो डाटा वेयर हाउस के लिए यूज होगा, मीन्स कि उस पर ट्रेंड एनालिसिस होगा, या वो एक OLTP टाइप ऑफ डेटाबेस है। दो तरह की डेटाबेसेस होती है ना, एक होती है OLTP और एक होती है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, DSS OLAP भी कहते हैं उसको, ठीक है, OLAP भी कहते हैं या DSS भी कहते हैं उसको, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसमें आपका सारा हिस्टोरिकल डाटा पड़ा होता है, उसके ऊपर डिसीजन हो रहे होते हैं कि यार लास्ट 6 मंथ के अंदर कौन सी प्रोडक्ट हमारी सबसे ज्यादा सेल कहाँ पे हुई, ठीक है, उस हिसाब से आप डिसीजन करते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है कंपनी लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे आपकी। दोबारा बता देंगे दो टाइप्स ऑफ डाटा। DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और प्लस दूसरा होता है OLTP ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। अब एक ऐसी डेटाबेस जिसमें डेली ट्रांजैक्शन हो वो OLTP कहलाती है। फॉर एग्जांपल आपकी एक बिलिंग की डेटाबेस है, जो कॉल कर रहा है उसकी बिलिंग हो रही है, रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, ठीक है, वो सारे मॉडिफाई हो रहे हैं, तो ये एक OLTP टाइप ऑफ डेटाबेस है। एक ऐसी डेटाबेस जिसमें क्या होता है, डाटा एक दफा लोड हो जाता है, उसके बाद फिर उस पर रिपोर्ट्स चलनी होती हैं बहुत सारी, यार पिछले 6 मंथ्स के डाटा के ऊपर रिपोर्ट चलाओ जी कि कौन सा एरिया में सबसे ज्यादा कॉल हुई या कितनी देर की कॉल हुई, इस तरह के बहुत सारे एनालिसिस निकालते हैं, तो वो डाटा वेयर हाउस पे करते हैं। तो वो डाटा वेयर हाउस में क्या होता है, डाटा लोड करते हैं आप, उस पर फिर एनालिसिस करते हैं डिफरेंट तरह की टाइम, वो DSS कहलाती है आपकी, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम या OLAP भी कहलाता है। नहीं, जो डाटा वेयर हाउस में होगा वो DSS होगा। हाँ, OLAP भी उसको कहते हैं या DSS भी कहते हैं उसको, वो डाटा वेयर हाउस भी कहते हैं उसको।
OLAP है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस। हाँ, एनालिसिस करते हैं ना आप। ठीक है। तो किस तरह की डेटाबेस होगी उस हिसाब से फिर आप प्लान करेंगे कि डेटाबेस इस तरह की होगी तो मुझे ये चीज़ें चाहिए डेटाबेस के अंदर। अच्छा, आर देयर एनी स्पेशल स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स, मीन्स के फॉर एग्जांपल हो सकता है कि और ड्यू टू टाइप और साइज, मीन्स के ये भी हो सकता है कि आपके जो डाटा के अंदर है वो इमेजेस भी आप स्टोर कर रहे हो, ऑडियो भी स्टोर कर रहे हो, वीडियो भी स्टोर कर रहे हो, ठीक है, यानी कि मीन्स के मल्टी मीडिया डाटा स्टोर कर रहे हो। ये आपको देखना पड़ेगा यार आपकी जो एप्लीकेशन आ रही है या जो जिस पर्पज के लिए आप ये स्टोर करने डाटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं उसमें डाटा किस तरह का होगा। नॉर्मल लेट्स से स्टूडेंट्स की एक डाटाबेस है तो उसमें सिर्फ स्टूडेंट्स का डाटा होगा, क्या उसके इमेजेस भी होंगे, उनकी कोई फाइल्स भी होंगी, कोई ऑडियोज भी होंगी, कोई वीडियोज भी होंगी, इस तरह की चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें आप प्लान करते हैं और फिर उसके बाद आपने आइडिया लगाना होता है कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। देन ओवरऑल डेटाबेस डिज़ाइन, एप्लीकेशन मीन्स के एप्लीकेशन का डिज़ाइन क्या आपको पता होना चाहिए। डेटाबेस बैकअप स्ट्रेटेजी, बैकअप किस तरीके से लेंगे, बैकअप के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या, बैकअप क्या डिस्क के ऊपर ही लेंगे या बैकअप आप चाहेंगे कि आपका बैकअप टेप के ऊपर जाए, ठीक है ना। अब देखें डिजास्टर से बचने के लिए तरीका तो ये है कि बैकअप आप कभी भी उसी मशीन के ऊपर ना लें जिस मशीन पे आपकी एक्चुअली डेटाबेस रन हो रही है, क्योंकि वो मशीन क्रैश कर गई तो सब कुछ गया फिर। वैसे ये हमारे इधर वैसे जो नॉर्मल मशीन है उसमें इस तरह ही है, बैकअप सर्वर अलग से होता है। हाँ, ऐसे ही होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे भी सर्वर हैं जिसपे ऊपर है, और मैं ये देख के बड़ा हैरान हुआ कि यार जब सर्वर खत्म हो जाएगा तो बैकअप सर्वर भी खत्म हो जाएगा, तो किससे रिट्रीव करेंगे, पता नहीं किसने डिजाइन किया। बस देखें अब वो मतलब वो एक आम लेमैन को भी बिल्कुल पता पता, यार ये सर्वर गया तो हाँ, सब कुछ गया फिर, ठीक है। क्या बैकअप सर्वर का पहले मैं एक कंसल्टेंसी थी तो वहाँ पे वो क्या कर रहे थे जी, बैकअप लेके उसी मशीन के ऊपर एक और जगह पे रिस्टोर कर रहे थे और उसी को यूज कर रहे थे जी। ये हमारा डिजास्टर साइट है। मैंने कहा ये देखें अगर ये डिस्क क्रैश कर दी तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, ठीक है, व्हाट यू विल डू। ओएस ही क्रैश कर गया तो आप क्या करेंगे, कोई पता नहीं, ओएस क्रैश कर जाए तो आपका डाटा ही चला जाए, ठीक है, करप्शन कुछ भी हो सकती है। तो डिजास्टर जब आप देखें क्रिटिकल डाटा हो, और वो भी इतना क्रिटिकल डाटा था कि वो फाइनेंशियल से रिलेटेड था डाटा, तो वो इतना क्रिटिकल डाटा अगर आपके पास हो तो फिर आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, मीन्स के कुछ ना कुछ तो जरूर होना चाहिए कि आप उसको आपके पास बैकअप ऑफ लोकेट होने चाहिए प्रॉपर तरीके से। आग भी लग सकती है बिल्डिंग में, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो इसीलिए जो डिजास्टर साइट्स बनती है, डीआर साइट्स का कंसेप्ट ये है ना। हाँ, डीआर साइट का कंसेप्ट ये है कि आपकी पूरी बिल्डिंग ही क्रैश कर गई तो आपके पास डाटा किसी जगह होना चाहिए ना, कि पैड में बस बिजनेस बंद कर दिया। अभी हमारे इधर भी जो क्लस्टर में बेसिकली मशीनें चल रही हैं तो वो साथ साथ ही लगी हैं, हालांकि जो केबल्स आती है ना, जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक बिल्डिंग में एक नोड और दूसरी बिल्डिंग में दूसरी नोड हो, ताकि बताना बिल्डिंग कुछ हो जाता है, आग लगे कुछ भी होता है। अब देखें फिर इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ना फिर आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है, लेकिन ये ना की हाँ। अब मसला ये है ना कि अब लोग, अब कंपनीज जो है हायर मैनेजमेंट है वो चाहती ये है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का मिले लेकिन इन्वेस्टमेंट उसमें कुछ ना हो, वो तो फिर पॉसिबल नहीं होता। तो इन्वेस्टमेंट बचाने के लिए ये सब कुछ सर सू नहीं होता ना, यहाँ पे सू नहीं होता। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। वहाँ पे तो पता है मोबाइल की थोड़ी सर्विसेज ना मिले आप तो सू कर देते हैं, आपको करोड़ों रुपए वापस करने पड़ेंगे। इधर तो चला जा रहा है ना, मसला ही नहीं, सर्विस नहीं मिलती है, नहीं मिलेगा 2 दिन तक टावर बंद है, परवाह ही नहीं है, नो वन कैन डू हाँ एनीथिंग। ओके, देन मैंने आपको बताया जी डाटा बेसिस किस तरह की हो सकती हैं। डाटा वेयर हाउस हो सकती है जी, रिसर्च एंड मार्केटिंग डाटा हो सकता है, लेट्स से स्टेट और फेडरल टैक्स पेमेंट्स हो सकती हैं, प्रोफेशनल लाइसेंसिंग, डॉक्टर्स का, नर्सेज का एंड इस तरह का एग्जांपल्स दी हुई, इस तरह का डाटा होता है, उसको डाटा वेयर हाउस कंसिडर करते हैं जिसमें एनालिसिस करते हैं, ठीक है। देन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है जी, स्टॉक चेकआउट रजिस्टर सिस्टम है, या ऑटो टेलर मशीन एटीएम ट्रांजैक्शन है, या आपका लेट्स बिलिंग सिस्टम है, तो ये आपकी OLTP डाटाबेसिस कहलाती है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग भी कहते हैं उनको। जनरल पर्पस डाटाबेस, रिटेल बिलिंग सिस्टम फॉर एग्जांपल फॉर अ सॉफ्टवेयर हाउस और नर्सरी, वो जनरल पर्पस ये होती है कि दोनों तरह के फंक्शंस कर रही होती है, समटाइम्स वो डाटाबेस हाउस के थ्रू पे यूज हो रही है, रिपोर्टिंग भी मीन्स भी उसी पे हो रही है और आपकी ट्रांजैक्शंस भी उसी के ऊपर डेली बेसिस पे हो रही है। तो आपने डिसाइड करना कि किस तरह आपने देखना है एप्लीकेशन के हिसाब से कि यार किस तरह की एप्लीकेशन है और फिर मुझे उस हिसाब से डेटाबेस क्रिएट करनी है। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए अच्छा, सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट जब आप करने जाएंगे तो आपको एक डेटाबेस क्रिएशन से पहले एक और आपको कंपोनेंट चाहिए जो कि आपने सर्वर के ऊपर करना है कॉन्फ़िगर, जिसको कहते हैं लिसनर। जैसे लिसनर से के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा ये क्या करता है, लिसन करता है, ठीक है, सुनता है। किस चीज को सुनता है, यूजर्स की रिक्वेस्ट को,
कौन से रिक्वेस्ट कोड को आगे डिस्कस करते हैं अभी। तो अभी तक लास्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि ये आपका एक डेटाबेस सर्वर है, उसकी लाइक से हार्ड ड्राइव है, उस पर आपकी सेट ऑफ फाइल्स पड़ी हुई हैं। ये कौन सी फाइल है? तीन तरह की फाइल हमने पढ़ी थी। डेटा फाइल्स जिनमें आपका सारा डेटा होता है, कंट्रोल फाइल्स, एंड एक और टाइप ऑफ फाइल होती है, मल्टीपल होती है, ठीक है, रीडू लॉग फाइल्स या ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल्स भी कहते हैं इनको। बेसिकली तो तीन ही फाइलें हैं, डाटा फाइल, कंट्रोल फाइल, रीड हाँ, लॉग फाइल। डाटा फाइल्स मल्टीपल होती है ना, 8 10 15 20 डाटा फाइल्स होंगी, 6 7 8 10 हो सकता है। रीडू लॉग फाइल्स हो 3 4 हो सकता है, या 3 कंट्रोल फाइल्स हो, एक भी हो सकती है, ठीक है। सर एक चीज सर मैं पूछना चाह रहा हूँ, डाटा फाइल में जो हमारे जितने भी टेबल हैं उसका डाटा फाइल में पड़ेगा? यस, डाटा फाइल के अंदर आपके जितने भी डाटा है, डाटा है वो सारा एक्चुअल डाटा आपका, और डेटाबेस का इंटरनल डाटा, इसको डाटा डिक्शनरी कहते हैं। डाटा डिक्शनरी सारी डाटा, वो सारे डाटा फाइल्स के अंदर, और कंट्रोल फाइल के अंदर बेसिकली वो जितनी भी डेटाबेस की फिजिकल स्ट्रक्चर है उसकी इंफॉर्मेशन कंट्रोल फाइल्स में होगी। फॉर एग्जांपल डेटाबेस में कितनी डाटा फाइल्स हैं, वो कहाँ पड़ी हुई हैं, अच्छा ठीक है, उनका पूरा पाथ, उसके बाद साइज, और फिर रीडू लॉग फाइल्स की नाम, लोकेशन, ये सारी डाटा फाइल कंट्रोल फाइल्स में। रीडू लॉग फाइल्स के अंदर सारा जो चेंजेस आप करेंगे डाटा के अंदर, चेंजेस सारे उसके अंदर कॉपी कमेंट करने से पहले तक, बाद में कमेंट करने से पहले या बाद में, दोनों केसेस में आपके रीडू लॉग फाइल्स के अंदर सारे के सारे चेंजेस। जब आप अनडू करेंगे तो फिर रीडू लॉग से ज्वाइन करेगा। हाँ, अनडू जो डाटा होता है वो रीडू के अंदर, जो लॉग फाइल के अंदर अनडू टेबल स्पेस में जो पुराना है, ठीक है जी। देन ये तो फिजिकल स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद डेटाबेस का एक मेमोरी के अंदर कुछ एरिया होता है जो रिजर्व कर लेता है जब डेटाबेस स्टार्टअप होती है, तो उसको कहते हैं इंस्टेंस, जो कि फर्दर दो से मिलकर बनता है। इंस्टेंस होता है एक तो वो मेमोरी एरिया जो कि वो रिजर्व करता है, एसजीए कहलाता है, फिर कुछ मेमोरी के अंदर प्रोसेसेस बनते हैं जिनको बैकग्राउंड प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक आपका डेटाबेस सर्वर है। अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा, कवर किया था। देन इसके बाद एक और कंपोनेंट होता है जो कि डेटाबेस सर्वर के ऊपर रन हो रहा होता है मेमोरी के अंदर, उसको कहते हैं लिसनर। इसको फर्दर डिटेल से हम पढ़ेंगे। लिसनर क्या करता है कि इनकमिंग जो कनेक्शन की रिक्वेस्ट है वो लिसन कर रहा होता है। लिसनर का कोई ना कोई नाम होता है, हर लिसनर का कोई नाम होता है जी। ये किसी एक पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर लिसन कर रहा होता है या रन हो रहा होता है, और एक पर्टिकुलर डेटाबेस सर्विसेज या डेटाबेसेस के अगेंस्ट लिसन करता है। तीन काम होते हैं, मतलब ये तीन चीजों की जो लिसन के साथ एसोसिएटेड है। लिसनर का एक नाम है, लिसनर एक पर्टिकुलर पोर्ट पे लिसन कर रहा है, और लिसनर पर्टिकुलर डेटाबेसेस के लिसन कर रहा है। आप ये कर जी हाँ, प्रोटोकॉल वो जो अंडरलाइन आपके पास नेटवर्क पे यूज करें वही यूज करेंगे, ठीक है, इसका अपना कोई नहीं है, ठीक है ना। आपके अगर आपके अंडरलाइन जो नेटवर्क है वो टीसीपी/आईपी पे चल रहा है, जो कि यूजली ऐसे ही बेसिकली कम्युनिकेटर कह सकते हैं। नहीं, कम्युनिकेटर तो ये अभी बता दो ना, ये करता क्या है। ये क्या करता है कि ये इनकमिंग कनेक्शन की रिक्वेस्ट को लिसन करता है। आपने किया ना, यूजर ने पासवर्ड दिया, डेटाबेस का नाम दिया, तो आपकी रिक्वेस्ट जाएगी लिसनर के पास। लिसनर क्या करेगा, लेट से आपने डेटाबेस XYZ से कनेक्ट होना है, या डेटाबेस MyDB से कनेक्ट होना है, या स्टूडेंट DB से कनेक्ट होना है, कोई भी एक डेटाबेस आपकी उससे कनेक्ट होना है। वो देखेगा कि ये डेटाबेस मेरे साथ रजिस्टर्ड है, या मैं लाइबल हूँ इसके लिए, लाइबल हूँ इसके अगेंस्ट लिसन करने के लिए। तो क्या करेगा, अपने लिस्ट ऑफ सर्विसेज में देखेगा कि वो डेटाबेस मेरे साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर तो है तो आपको कनेक्ट करा देगा। कनेक्ट करा के क्या करेगा, आपके गैस एक सर्वर प्रोसेस बना देगा, आपके रिक्वेस्ट के गैस एक सर्वर प्रोसेस बना देगा, और फिर आपको रिक्वेस्ट एक रिस्पॉन्स भेजेगा कि ये आपके गैस एक सर्वर प्रोसेस है, ये उसका एड्रेस है, आप कनेक्ट हो जाए। अब फर्दर जितनी भी कम्युनिकेशन होगी वो डायरेक्ट आपकी यूजर प्रोसेस सर्वर प्रोसेस के दरमियान होगी। सर अगर लिसनर किसी वजह से बंद हो जाए, हाँ, तो जो करंट सेशन बने हुए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको- सर्वर प्रोसेस के थ्रू कम्युनिकेट करता है। यस, हाँ, वो क्योंकि डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप ओवर द नेटवर्क कनेक्ट होने जा रहे होते हैं तो उस वक्त लिसनर इन्वॉल्व होता है। वंस कनेक्टिविटी होगी उसके बाद लिसनर बेशक बंद हो जाए, आपके यूजर्स कनेक्टेड हैं, वो कनेक्टेड रहेंगे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, लिसनर के लॉग्स बन रहे होते हैं किसी जी जगह? बिल्कुल बंद होते एक रेडी लॉग फाइल्स किसी पाथ में बन हैं। नहीं नहीं, ये डिफरेंट जगह पे होते हैं। सर बढ़ते हैं आगे। सर जब हम पहले हम एसक्यूएल पढ़ रहे थे उसमें भी सर हम डेटाबेस को कनेक्ट करते थे। हाँ जी, उसमें तो हमें कोई ये तो क्योंकि आप उसी मशीन पे थे ना, आप ओवर द नेटवर्क तो आ नहीं रहे, अच्छा अच्छा ठीक है ना। आप ओवर द नेटवर्क नहीं आ रहे, अब आपके पास डेटाबेस सर्वर ये है, बाकी सारे क्लाइंट्स हैं। तो अब आपको जब आप किसी डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट होंगे, यूजर नेम पासवर्ड डेटाबेस का नाम भी देना पड़ेगा।
वो जो डेटाबेस का नाम आप दे रहे हैं वो रिजॉल्व हो रहा है बैकएंड पे कि डेटाबेस किस मशीन पे है, कौन सी पोर्ट के ऊपर उसका लिसनर रन कर रहा है, डेटाबेस का नाम क्या है, वो उस मशीन के ऊपर रिक्वेस्ट आएगी लिसनर के पास, लिसनर उसको लिसन करेगा और आपको कनेक्ट कर देगा। सर मैं थोड़ा करूँगा कि हमारे एनवायरनमेंट में तो ये चीज़ नहीं होती है। ओरेकल के अपना SQL सर्वर के एनवायरनमेंट में लिसनर कोई उसमें SQL सर्विसेज ही चलती हैं। जी बिल्कुल ऐसे, ये भी लिसनर भी एक सर्विस ही है, लेकिन ये अलग से अगर आप डेटाबेस स्टार्ट करें लिसनर ना स्टार्ट करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेटाबेस स्टार्ट हो जाएगी, डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन ये होगा कि रिमोटली जो यूजर्स कनेक्ट होने जा रहे हैं वो नहीं कनेक्ट हो सकते। लिसनर यानी कि एक किस्म की सर्विस ही हैंड शेकिंग कोई प्रोटोकॉल टाइप किसी भी चीज़ है। ये सर ये जो वीडियो लॉग फाइल्स वगैरह इनका पाथ कहाँ पे होता है? ये आप भी मर्जी, आप रिटल लॉग फाइल्स यूजर 1 में रखना चाहते हैं, स्लैश बैकअप में रखना चाहते हैं, होम ओरेकल के अंदर रखना चाहते हैं, जहाँ मर्जी रखना है। बाय डिफॉल्ट कोई होता है वैसे डिफॉल्ट एक पाथ होता है, वो पढ़ते हैं आगे, ठीक है। आप जो मर्जी जहाँ मर्जी रखते हैं, आपके पास लेट से विंडोज है उसमें 4 पार्टीशन है C D E F, रिटल लॉग फाइल्स लेट से C पे रखते हैं, डेटा फाइल आप D पे रखते हैं, कुछ डेटा फाइल D पे रखते हैं, कुछ E पे रखते हैं, कुछ F पे रखते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। जनरल ट्रबल शूटिंग में खाली से D फाइल एक्सेस करते हैं, कंट्रोल फाइल और डेटा फाइल्स तो नहीं करते होंगे। कंट्रोल नहीं, फाइल रिटल लॉग फाइल्स भी आप नहीं करते। जनरल ट्रबल शूटिंग के लिए इन तीनों फाइल्स को आप एक्सेस नहीं करते, क्योंकि ये तीनों फाइल्स बाइनरी फाइल्स हैं, ठीक है। इनमें जो डाटा होता है वो डेटाबेस का इंटरनल डाटा है जो डेटाबेस के अंदर स्टोर हुआ है, इनको डायरेक्ट ओपन करके आप रीड नहीं कर सकते। वो जो आप लॉग फाइल की बात कर रहे हैं ना, वो एक अलर्ट लॉग फाइल होती है, वो टेक्स्ट फॉर्म में होती है जिसमें एरर्स आते हैं आपके मेजर इवेंट्स जो डेटाबेस में अकर होते हैं, वो अलग चीज है, उसको अलर्ट लॉग फाइल कहते हैं, वो अभी हमने नहीं पढ़ी, ठीक है। ये जो 3 फाइल है ये डेटाबेस की मैंडेटरी फाइल है जिनके अंदर डाटा पड़ा होता है, ठीक है। अब डिफरेंट तरह के डाटा है, डाटा फाइल्स के अंदर कोर डाटा है, कंट्रोल फाइल्स के अंदर भी डाटा है, लेकिन वो डेटाबेस की इंटरनल इन्फॉर्मेशन है। और रिटल लॉग फाइल्स के अंदर जितना भी चेंजेस कर रहे हैं आप थे उस लेक्चर में, पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर जो हमने पहला हाँ उसमें हमने देखा था कि जब आप डाटा कोई रीड करके लेके आते हैं मेमोरी में, उसको अपडेट करते हैं तो क्या होता है, उस अपडेट की पुरानी कॉपी जिनके डाटा मॉडिफाई करने से पहले उसका पुराना इमेज कहाँ पे रखा जाता है, अनडू के अंदर, वो नया इमेज रीडू के अंदर, रीडू लॉग बफर में से फिर रीडू लॉग फाइल्स के अंदर राइट किया जाता है। तो इस रीडू लॉग फाइल्स के अंदर आपका डाटा पड़ा होता है रिकवरी पर्पस के लिए, इसके अंदर डाटा होता है, उसमें वही डाटा जो डाटा फाइल्स में जाता है वो डाटा इधर भी होता है आपके पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसका पर्पस डिफरेंट है, यहाँ पे उसका पर्पस डिफरेंट है। उसे अगले लेक्चर के अंदर वो हमने सारी ये चीजें डिस्कस की थी। क्लियर है जी यहाँ पे? तो लिसनर आप जब आप क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आपके पास एक यूटिलिटी है नेट CA के नाम से, नेट कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट या नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट के नाम से एक यूटिलिटी है, एक टूल है जो कि आप रन करते हैं जिसके थ्रू आप लिसनर क्रिएट करते हैं। तो अगर मैंने एक लिसनर क्रिएट करना हो तो मैं क्या करूंगा जी, एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, और सिंपली लिखूंगा ये नेट CA, नेट कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट। या विंडोज पे आपने लिसनर चलाना हो या लाइनक्स पे चलाना हो या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो आपकी यूटिलिटी ये इसी नाम से होगी सब में, और चले भी इसी तरीके से भी। नेट CA सबसे पहला ऑप्शन इसमें ये लिसनर कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट करेंगे, ऐड करते हैं लिसनर, नेक्स्ट लिसनर को कोई नाम दे देते हैं, नेट से लिसनर 1 दे देता हूँ मैं इसको, या कुछ भी नाम दे देता हूँ, बाय डिफॉल्ट लिसनर का नाम लिसनर होता है, ठीक है। नेक्स्ट TCP/IP प्रोटोकॉल पे चलेगा, क्योंकि आपका अंडरलाइन नेटवर्क जो है हमारा वो TCP/IP को यूज करें, TCP। नेक्स्ट फिर 20 पोर्ट जो है बाय डिफॉल्ट इसकी पोर्ट 1521 होती है, आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे, मैं इसको कर देता हूँ कि 1525। नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू कॉन्फ़िगर मल्टीपल लिसनर्स आप क्रिएट कर सकते हैं, जितने मर्जी क्रिएट कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। लेकिन यूजली एक ही सफिशिएंट होता है। हम लिसनर के अलग पोर्ट देते हैं नहीं, डेटाबेस की पोर्ट? हाँ नहीं, वो हर लिसनर की, ये डेटाबेस की पोर्ट नहीं होती है, लिसनर की स्पेसिफिक होती है। तो हर आप एक लिसनर एक पोर्ट पे रन कराए तो दूसरा लिसनर उसी पोर्ट पे नहीं लिसन कर सकता, ठीक है। मल्टीपल लिसनर्स अगर आप क्रिएट करें, यूजली मल्टीपल लिसनर्स आप क्रिएट नहीं करते, तो अगर मल्टीपल लिसनर्स क्रिएट करें तो दे शुड यूज डिफरेंट पोर्ट्स। OS की पोर्ट जी OS जी, OS की TCP पोर्ट है ना। नेक्स्ट करते हैं और इसको ओवर फिनिश कर देते हैं। तो एक लिसनर कॉन्फ़िगर हो गया जी। चेक कैसे करेंगे कॉन्फ़िगर हो गया, चल रहा है कि नहीं चल रहा? उसकी एक यूटिलिटी है LSNRCTL के नाम से, ठीक है। LSNRCTL लिख के एंटर करते हैं तो आप लिसनर कंट्रोल यूटिलिटी पे आ जाएंगे। इसमें स्टेटस और आगे लिसनर का नाम देने, तो लिसनर का नाम हमने क्या रखा था, लिसनर 1। तो देखिए मुझे बता रहा है कि लिसनर 1 आपको ये क्या बताएगा जी, डिटेल बता देगा, लिसनर का नाम क्या है, वर्जन क्या है इसका, कब से अप है, एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है।
वैसे अगर लिस्टर का नाम अगर देखना हो तो अगर नाम क्या हाँ तो फिर आप PS प्रोसेस उसका देख लेना, इसका कोई प्रोसेस रन हो रहा होगा। PS लाइन इसके केस PS माइनस EF पाइप ग्रेप TNS ये देखिए मेरे पास ये लिस्टर का नाम आ रहा है, ये लिसनर 1, ठीक है ना। लिसनर सर कैसे चलाया था हमने? जब आप क्रिएट करते हैं बाय डिफॉल्ट खुद ही चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप डेटाबेस एक दफ़ा पहले तो मशीन रीस्टार्ट करें, आपने स्टार्ट करना हो तो LSNRCTL की यूटिलिटी है, इस पर रन करें और इसको लेट से स्टॉप में करता हूँ, स्टॉप और आगे लिसनर का नाम। अगर लिसनर का नाम लिसनर है तो फिर लिसनर का नाम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लिसनर का नाम लिसनर के अलावा कुछ है, जैसे हमारे केस में लिसनर नहीं है उसका नाम, लिसनर 1 है, तो फिर स्टॉप और स्टार्ट की कमांड के अंदर लिसनर का नाम देना पड़ता है। स्टॉप करेंगे लिसनर 1, ये स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज अगर स्टॉप करना हो तो सिंपल स्टॉप, हाँ सिंपली स्टॉप। अब ये लिसनर स्टॉप हो गया। अब अगर आप लिसनर का नाम आप देखना चाहते हैं आपके पास लिसनर किस नाम से है, तो क्या करूंगा मैं, PS माइनस EF पाइप ग्रेप TNS, लेकिन आपको इससे नाम कुछ नहीं पता चलेगा, क्यों, अब तो लिसनर रन ही नहीं हो रहा ना आपके। अब आपने देखना है कि यार लिसनर किस नाम से है, तो इसकी कन्फिग्रेशन फाइल बन जाती है, उसमें उस लिसनर का नाम होता है, ठीक है। वो कन्फिग्रेशन फाइल बनती है आपकी, एक फोल्डर होता है जहाँ पे ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ हो, उसको ओरेकल होम कहते हैं। ओरेकल होम के अंदर ये नेक्स्ट टाइम जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो उसको देखेंगे हम, ठीक है। ओरेकल होम में एक फोल्डर होता है नेटवर्क के नाम से और एडमिन के नाम से, उसमें एक फाइल पड़ी होती है listener.ora के नाम से। ये एक टेक्स्ट फाइल है, एक्सटेंशन की डॉट हो रहा है लेकिन ये एक टेक्स्ट फाइल है। इस फाइल के अंदर लिसनर के नाम पड़े होते हैं। अगर मैं इसको मोर करके देखूँ ना, तो जितने भी लिसनर्स आप क्रिएट करें एक ही लिसनर फाइल के अंदर उसके साथ के नाम पड़े होते हैं। तो मेरे पास एक लिसनर है जी लिसनर 1 के नाम से, ठीक है। इस मशीन पे लिसन कर रहा है, इस पोर्ट पे लिसन कर रहा है, और फिर एक और लिसनर है लिसनर के नाम से, वो भी इसी मशीन पे चल रहा है लेकिन वो 1521 पोर्ट पे चल रहा है। हमने तो एक ही क्रिएट किया, एक पहले भी क्रिएट हुआ था ना, ये तो है इस मशीन पे ऑलरेडी भी इंस्टॉलेशन हुई है ना। के अंदर सारे पड़े होते हैं, लिसनर्स के नाम पड़े होते हैं, उनकी पोर्ट नंबर्स पड़ी होती हैं। कोई पोर्ट नंबर चेंज करना हो तो सिंपली यहाँ पे आके ED करें और मतलब इसको VI करें इस फाइल को, पोर्ट नंबर चेंज कर दें, लिसनर स्टॉप करें दोबारा स्टार्ट कर दें, पोर्ट नंबर चेंज हो जाएगी। और लिसनर का नाम भी अगर चेंज करना है हाँ वो भी यहीं से करें। तो वैसे मल्टीपल लिसनर देखिए आपकी एक मशीन के ऊपर 5 डाटा बेसिस हैं, तो 500 डाटा बेसिस के लिए एक ही लिसनर बेशक कन्फिगर कर लें और 500 के लिए बेशक अलग अलग कर लें, या आप ये भी कर लें कि 2 कर लें, दो डाटा बेसिस एक पे रजिस्टर करा दें, 3 दूसरे पे करा दें, ठीक है, तो आपकी मर्जी है। यूजली 8 लिसनर मल्टीपल डाटा बेसिस के लिए सफिशिएंट होता है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप मल्टीपल लिसनर्स भी क्रिएट करें। ओ सर उनकी पोर्ट भी डिफरेंट, ठीक है। ये आगे चलते पूरा एक चैप्टर है लिसनर की कॉन्फ़िगरेशन का, फिर आप लोग कैसे कनेक्ट होंगे मेरी डेटाबेस के साथ, या मैं आपकी डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट होऊंगा, उसमें पूरा एक चैप्टर है, वो जब हम कवर करेंगे तो उसमें फर्दर डिटेल इसकी कवर करेंगे, ठीक है जी। पता चल गया लिसनर का आपको। अब लेट से लिसनर का नाम है जी मेरे पास लिसनर 1 या लिसनर, लेट से लिसनर के नाम से जो मेरे पास लिसनर, मैं उसको स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं लिखूंगा LSNRCTL, मैं प्रॉम्प्ट पे जाए बगैर भी कर सकता हूँ, LSNRCTL और सिंपली स्टार्ट, और आगे लिसनर का नाम देना चाहें तो लिसनर का नाम दे दें, कोई डिफॉल्ट नाम है तो वो सिंपली स्टार्ट करेंगे, तो लिसनर के नाम से अगर कोई लिसनर कन्फिगर हुआ है तो उसको स्टार्ट कर देगा। ये देखो उसने, लेकिन वन भी नहीं स्टार्ट करेगा, हाँ, क्योंकि डिफॉल्ट में वो डिफॉल्ट जो लिसनर होता है वो लिसनर के नाम से होता है, सही तो अगर आपको और लिसनर उसके अलावा स्टार्ट करना है तो उसका नाम देना पड़ेगा, ठीक है जी। अब इस बार लिसनर स्टार्ट हो गया मेरे पास। अब मेरे पास एक और टूल है जिसको कहते हैं डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट, DBCA। ये रन करूंगा तो उसके थ्रू मैं डेटाबेस क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये क्या करेगा, सेट ऑफ फाइल्स मुझे क्रिएट कर देगा हार्ड डिस्क के ऊपर, डाटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स, रेडुलॉग फाइल्स और मेमोरी स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर देगा मुझे, और फिर मेरी एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी, उसमें सिस का यूज़र बाय डिफॉल्ट बन जाएगा, सिस्टम का यूज़र बन जाएगा, मैं अपने मर्जी के कोई और यूज़र भी बनाना चाहता हूँ वो बन जाएंगे, और फिर मेरी डेटाबेस अप एंड रनिंग हो जाएगी। उसके बाद मैंने उस डेटाबेस को मैनेज करना होगा, ठीक है। तो DBCA चलाया, इसमें डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट है। नेक्स्ट करते हैं क्रिएट अ डेटाबेस, नई डेटाबेस क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट मैं देख लूँ मेरे पास स्पेस भी है कि नहीं, ये नो स्पेस ही ना और फिर इशू आ जाएगा।
स्पेस कर दिया। किस तरह की डेटाबेस है, जनरल पर्पस है या ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है, कस्टम डेटाबेस है या डेटा वेयरहाउस है। आप इनमें से अपने हिसाब से डिफरेंट तरह के टेम्पलेट्स दिए हैं, तो डिफरेंट तरह के अंदर डिफरेंट तरह की डेटा फाइल्स होंगी, इनके उनके साइजेस डिफरेंट होंगे, फिर मेमोरी स्ट्रक्चर्स के साइज डिफरेंट होंगे। हम क्या करते हैं, यूजली जनरल पर्पस डेटाबेस क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं, या कस्टम करें ना, तो कस्टम में क्या होता है, आप अपने हिसाब से हर चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेहतर ऑप्शन ये होता है कि आप कस्टम की तरफ जाएं। कस्टम डेटाबेस करते हैं। नेक्स्ट, फिर आपसे डेटाबेस का नाम पूछेगा, तो डेटाबेस का नाम मैं इसको दे देता हूँ जी टेस्ट डीबी, या टेस्ट दे दूँ, या माई डीबी दे दूँ, या ABCXYZ, मैक्सिमम 8 कैरेक्टर लॉन्ग हो सकता है ये नाम। सीड और ग्लोबल डेटाबेस के नाम के अंदर डिफरेंस है। जो ग्लोबल डेटाबेस नाम होता है, आपकी डेटाबेस का नाम डॉट आपकी डोमेन का नाम, अगर आपकी इन्वायरमेंट में ये डोमेन के ऊपर ये सिस्टम है तो ज़रूरी नहीं है देना, लेकिन ग्लोबल डेटाबेस नाम होता है फुली क्वालिफाइड नेम आपका। डेटाबेस का नाम डॉट आपके लेट से oranet.com आपकी डोमेन है, या telenor.com.pk डोमेन है, तो आप क्या करेंगे, test.telenor.com.pk दे देंगे। सिड होगी वो टेस्ट ही होगी सिर्फ। तो सिड फुली क्वालिफाइड नहीं हो सकती, लेकिन ग्लोबल डेटाबेस नेम आपका फुली क्वालिफाइड हो सकता है। तो यूजली हम सेम ही रखते हैं दोनों चीज़ें। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा जी, कॉन्फ़िगर इंटरप्राइज मैनेजर, ओरेकल 10G ऑनवर्ड आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है इंटरप्राइज मैनेजर का। 9i तक नहीं आएगा आपके पास। 10G ऑनवर्ड 11G में भी इंटरप्राइज मैनेजर एक ग्राफिकल टूल है, वेब बेस्ड टूल है, जिसके थ्रू आप डेटाबेस की सारी काम कर सकते हैं। वो काम जो अभी तक आपने यूजर क्रिएशन, प्रिविलेजेस के असाइनमेंट एंड सो ऑन, वो सारा काम अभी तक आपने किया है कमांड्स के थ्रू, वो सारा काम आप ग्राफिकली भी कर सकते हैं क्लिक्स की बेस पे। तो इंटरप्राइज मैनेजर हम जरूर कन्फिगर करते हैं, आप भी कन्फिगर करें, बेहतर है इसको यूज़ करें हम, क्योंकि आगे पूरे कोर्स के अंदर इसको यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, इस कोर्स के अंदर 9 में ऑप्शन है नहीं, 9 में नहीं है वो। उसके लिए फिर ग्रिड कंट्रोल करना पड़ता है आपको, क्या करना पड़ेगा? ग्रिड कंट्रोल, वो डिफरेंट प्रोडक्ट है, वो भी यही काम यही करती है, लेकिन वो आपको इंस्टॉल हो ग्रिड कंट्रोल करना पड़ेगा। नेक्स्ट करते हैं जी जी, और रखिएगा। अच्छा जी, इंटरप्राइज कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर इंटरप्राइज मैनेजर करेंगे। नेक्स्ट करते हैं जी, उसके लिए ज़रूरी है कि लिसनर पहले कॉन्फ़िगर हुआ हो, अगर इंटरप्राइज मैनेजर आप करने जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने पहले लिसनर स्टार्ट कर दिया, अदरवाइज ये मुझे एरर देता जाए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब ये देखें, बाय डिफॉल्ट ये यूज़र बना देगा डेटाबेस के अंदर, सिस के नाम से, सिस्टम के नाम से, DBSNMP के नाम से, सिसमैन के नाम से, ये बाय डिफॉल्ट यूजर्स बन जाएंगे। सर ये जो एंड वाले दो यूजर हैं, ये बस ये आगे चल के देखेंगे। ये जो सिसमैन का यूज़र है ना, इसके अंदर आपका जो इंटरप्राइज मैनेजर भी मैंने आपसे बात की ना, इस इंटरप्राइज मैनेजर के रिलेटेड बैकएंड पे जो टेबल्स होंगे ना, वो होंगे इसके। और DBSNMP का यूज़र होगा जो कि इंटरप्राइज मैनेजर की जो रिपोजिटरी है, जो टेबल्स है, उसमें डाटा डाल रहा होगा। ये एक एजेंट के तौर पे काम करता है, ये डेटाबेस की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर करता है बहुत डिफरेंट फाइल्स में से, और फिर वो डेटाबेस सिसमैन के स्कीमा में टेबल्स के अंदर डाल रहा होता है। ठीक है, और सिस और सिस्टम का तो आपको पता ही है, सिस इज द मोस्ट पावरफुल यूजर, जिसके अंदर डाटा डिक्शनरी बनेगी, और सिस्टम में एक DBA यूजर होगा जो कि डेटाबेस की नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज होगा। तो इनके डिफरेंट पासवर्ड्स भी रखे जा सकते हैं, रिकमेंडेड है डिफरेंट रखें, आप सेम पासवर्ड भी सबके रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं सेम पासवर्ड रख रहा हूँ सबको, क्या पासवर्ड रखे थे? जो मर्जी, मैंने ओरेकल रखा है, बाद में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, सिसमैन और DBSNMP का चेंज करने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेंगी, सिस और सिस्टम का पासवर्ड इजीली चेंज हो सकता है। ठीक है, वो आगे चल के हम दोबारा देखेंगे। नेक्स्ट, किस लिसनर के साथ इस डेटाबेस को रजिस्टर करना है, सारे लिसनर्स के साथ या पर्टिकुलर लिसनर के साथ। वो देखें उसने लिसनर डिटेक्ट कर लिए, ठीक है, मैं कहता हूँ जी सिर्फ लिसनर के साथ इसको रजिस्टर करो, या दोनों के साथ कर दो। तो फिर क्या होगा, आधे यूजर्स को मैं एक पोर्ट दे दूंगा, आधे यूजर्स को दूसरी पोर्ट दे दूंगा। तो जब वो कनेक्ट हो रहे होंगे एक ही डेटाबेस के साथ, लेकिन वो डिफरेंट पोर्ट्स यूज करके कनेक्ट हो जाएंगे, लोड बैलेंसिंग हो जाएगी। ठीक है, फर्क तो नहीं पड़ता। हाँ फिलहाल तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे चल के देखेंगे कि इसका। देन है जी, आपकी डाटा फाइल्स कहाँ पे स्टोर होनी चाहिए। 3 ऑप्शन है आपके पास, फाइल सिस्टम नॉर्मली ऐसे ही होता है, ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट, ये ओरेकल का सोल्यूशन है। नेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ेंगे हम कि उसमें आप क्या कर सकते हैं, पूरा स्टोरेज मैनेजमेंट का जो सोल्यूशन है वो ओरेकल खुद ही देता है आपको, स्टोरेज का पूरा, यानी कि आप खुद उसमें LVMs क्रिएट करें, सब कुछ करें, वो ओरेकल के एंड पे है वो सारा काम, वो OS के एंड पे नहीं है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है वो आप पढ़ेंगे, अभी इस पर डिस्कस भी नहीं कर सकते क्योंकि वो काफ़ी जो ना आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। देन है जी आपके पास तीसरा ऑप्शन है रॉ डिवाइसेस। रॉ डिवाइसेस क्या होती हैं जी, जिसपे कोई फाइल सिस्टम ना हो। एक पार्टीशन अगर आप बनाएं तो उसको आप फॉर्मेट करें, तो उस पर फाइल सिस्टम, लेट्स से विंडोज़ की अगर एग्जांपल लें, तो एक पार्टीशन आपने बनाई, उसको फॉर्मेट किया, तो उस पर कौन सा फाइल सिस्टम है, फैट होगा या NTFS होगा।
ठीक है। हाँ। तो एक पार्टीशन आप बनाएं, उसको फॉर्मेट ना करें, तो उस पर कौन सा फाइल सिस्टम होगा? रॉ होगा, ठीक है। लेकिन रॉ जो पार्टीशन है या जो रॉ वॉल्यूम है आपका, वो क्या एक्सेस हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम में? नहीं, डबल क्लिक करेंगे एरर दे देगा ना, एरर देगा। कैन नॉट रीड का ऐसा एरर दे देगा। तो आपकी जो रॉ पार्टीशन होती है ओएस उसको रिकॉग्नाइज तो कर लेता है, लेकिन रीड और राइट नहीं कर सकता उसके ऊपर। बिल्कुल। लेकिन ओरेकल में ये कैपेबिलिटी है कि वो रॉ डिवाइसेस के ऊपर अपनी डाटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स, रीडेबल फाइल्स रख सकते हैं। अच्छा, तो ये फायदा इसका क्या होगा रॉ पे रखने का? मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट होगा। हाँ, एक तो ये हो गया, और क्या एडवांटेज होगा इसका? अगर लेट्स सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कोई क्रैश वगैरह नहीं वायरस वगैरह भी नहीं, वायरस वगैरह, चले ये भी हो गया, प्रोटेक्शन होगी। इसके अलावा मतलब रिसोर्सेज का भी यूज होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, परफॉर्मेंस सबसे बड़ा एडवांटेज परफॉर्मेंस होगा। एक पूरी लेयर दरमियान से निकल गई है। फाइल सिस्टम एक लेयर ही है ना, बिल्कुल। वो एक डेटाबेस ही समझ लें एक तरह की, जिसमें वो पूरे आपके फाइल सिस्टम के पूरी जो पार्टीशन है, पार्टीशन टेबल्स हैं, वो पूरा स्ट्रक्चर उसके अंदर स्टोर हुआ हुआ है। तो वो एक लेयर ही निकल गई। तो परफॉर्मेंस अब आपका जो ओरेकल आईओ कर रहा है वो फाइल सिस्टम के थ्रू नहीं कर रहा, डायरेक्ट कर रहा है, वो डायरेक्ट अपना यूज कर डायरेक्ट हार्डवेयर को दे रहा है। उसमें फाइल सिस्टम के जो टेबल्स होते हैं, लोकेशन टेबल्स, वो किस वो तरह नहीं से होंगे, वो वो किस- होंगे नहीं। वो फिर इसको किससे डील करेगा? वो ओरेकल के अंदर ही नहीं, वो ओरेकल के अंदर बिल्ट इन वो चीज़ है ना, ओरेकल उसको खुद डील कर रहा होगा। इनकी एक अपना उसका फाइल सिस्टम यस, बिल्कुल बिल्कुल। सही है। सेकंड और थर्ड में फर्क क्या है? मतलब इसमें होगा कि ये रॉ के ऊपर आप कोई फाइल सिस्टम लगा देंगे जिसको एएसएम कहते हैं। ओरेकल का अपना फाइल सिस्टम है, ठीक है, ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट के नाम से। ठीक है। रॉ के ऊपर एक फाइल सिस्टम लगा देंगे, वो ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट हो जाएगा। आप नहीं लगाना चाहते उसको, सिर्फ रॉ रहने दें। तो ये रॉ में भी तो कुछ ना कुछ तो उसका अपना भी होगा। नहीं, वो क्या करेगा, उस डिवाइस के हिसाब से खुद ही वो जनरेट करेगा रिक्वेस्ट, हार्डवेयर को देगा, हार्डवेयर उसको डाटा निकाल के दे देगा। कोई फाइल सिस्टम नहीं होगा उसको, इसलिए उसको रॉ का नाम दिया मैंने। अच्छा, ठीक है। ओरेकल के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो रॉ डिवाइस को रीड एंड राइट कर सकता है। ठीक है। हम क्या करेंगे, फाइल सिस्टम यूज करेंगे। अब फाइल सिस्टम में आपने कहाँ रखनी है? फाइल सिस्टम जब यूज करेंगे तो ये फाइल सिस्टम पे क्या रखेगा? अभी डाटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स, रीड लॉग फाइल्स, 3 तरह के फाइल अभी रखेगा। इससे पहले आप ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर चुके हैं, समझ लें अभी तक। ठीक है। ओरेकल का सॉफ्टवेयर आपने किसी जगह यूजर 1 पे या बैकअप पे या किसी जगह आपने इंस्टॉल कर लिया हुआ है। तो अब वो ये जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया तो आपके पास ये टूल आ गया DBCA का। अब जब इसके थ्रू डेटाबेस बना रहे हैं तो फाइल सिस्टम के ऑप्शन सेलेक्ट करें, तो वहाँ पे डेटाबेस की जो कोर फाइल्स हैं वो रखेगा। अब आगे आपसे ऑप्शन पूछेगा ये फाइल्स कहाँ पे रखूँ। यूज डेटाबेस फाइल लोकेशन फ्रॉम टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब एक डिफॉल्ट लोकेशन। तो डिफॉल्ट लोकेशन एक होती है आपकी डाटा फाइल्स की, वो बाय डिफॉल्ट जी होंगी आपके, एक फोल्डर होगा जी ओरेकल होम के अंदर। मैं इस वक्त ओरेकल होम के अंदर नेटवर्क एडमिन के फोल्डर में हूं। अगर आप ओरेकल होम से 2-3 फोल्डर्स पहले आ जाए ना, यूजर 1 ऐप ओरेकल, ये एक फोल्डर है। बाय डिफॉल्ट ये आपका ओरेकल बेस कहलाता है। बेस क्या होता है? आपके मल्टीपल ओरेकल के प्रोडक्ट्स का बेस सेम हो सकता है। उस बेस के अंदर डिफरेंट फिर आप फोल्डर्स बनाएंगे जिसमें आप ओरेकल के वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप एक ही मशीन के ऊपर ओरेकल 10 GB इंस्टॉल करते हैं और फिर 11 GB इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। आपके पास पार्टीशन एक ही है या माउंट पॉइंट एक ही है। माउंट पॉइंट का नाम है /u01। आपने इसमें 2 चीजें इंस्टॉल करनी है, 10 G और एक 11 G। तो क्या होगा, आप ये करेंगे कि यूजर 1 और इसमें एक फोल्डर बना लेंगे जैसे 10 G का, इसी तरीके से यूजर 1 इसमें फोल्डर बना लेंगे 11 G का। इस तरीके से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं आप। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि यूजर 1 के अंदर एक फोल्डर बना लें जैसे कि प्रोडक्ट का या एप्लीकेशन का। ओरेकल जो रिकमेंड करता है ना, ओरेकल रिकमेंड करता है कि आप APP का फोल्डर बनाए, उसके अंदर ओरेकल का फोल्डर बनाए। दिस इज कॉल्ड OFA, ओरेकल फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर। ओरेकल ने एक रिकमेंड बेस्ट पॉसिबल जो रिकमेंडेशन है ना, मतलब वो जो क्या कहते हैं उसको, स्टैंडर्ड्स, ओरेकल ने एक स्टैंडर्ड आपको दे दिया कि यार इस तरह ये कन्वेंशन फॉलो करें, इस तरह का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर रखें, तो आपके लिए मैनेज करना आसान होगा, आपको चीजें अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान होगा। तो हम जो ओरेकल के रिकमेंडेशन हैं हम उन्हीं की तरफ जाते हैं। तो जितनी ज़्यादा ओरेकल के रिकमेंडेशन पे जाएंगे उतना ज़्यादा आप इजीली काम कर सकेंगे अपनी इन्वायरमेंट के लिए। तो ओरेकल कहता है जी आप यूजर 1 के अंदर एक APP के नाम से फोल्डर बनाएं, उसमें एक ओरेकल के नाम से बनाएं, आप जो मर्जी नाम रख लेंगे, इसका नाम X रख लें, इसका नाम Y रख लें, ठीक है, कुछ भी नाम रख लें, उसको डिक्लेयर कर दें एज अ ओरेकल बेस। अब इसमें आप क्या करें, जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स इंस्टॉल करनी है आपने, तो इस बेस के अंदर क्या करें, मल्टीपल फोल्डर्स बना लें। 10 G का बेशक के फोल्डर बना लें, फिर एक बेशक 11 G का फोल्डर बना लें।
उन दोनों का ओरेकल बेस सेम होगा, इनके बेस पाथ एक ही है, लेकिन आगे जो होम है जहाँ पे एक्चुअली वो प्रोडक्ट्स इंस्टॉल हुई है वो 2 डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर। ये तो नहीं हो सकता ना कि 10 GB का फोल्डर है, वहाँ पे 10 GB का सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हुआ है, उसी फोल्डर में 11 GB का भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है, ऐसा तो नहीं हो सकता, वो राइट हो जाएंगे बहुत सारी बाइनरीज। तो इसलिए आपने होम डिफरेंट रखना होता है, बेस आप सेम रख सकते हैं, ओरेकल बेस इसलिए रखा जाता है। क्लियर? और यूजली जो ओरेकल आपको स्ट्रक्चर देता है, फॉरन से बेस के अंडर होम नहीं बनाते, बेस के अंदर आप प्रोडक्ट का फोल्डर बनाते हैं, प्रोडक्ट के अंदर आप अपनी जो रिलीज है 11 GB कर रहे हैं 10 GB कर रहे हैं उसके नाम का फोल्डर बना लें, जरूरी नहीं है लेकिन यूजली ऐसा करो। उसके अंदर DB_1 DB_2 DB_3 लेट से आप 11 GB में 3 डेटाबेसेस बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करें, सॉफ्टवेयर एक दफा इंस्टॉल करेंगे, या यहाँ तक आपका DB_1 का आपका जो है ना वो हो जाएगा ओरेकल होम हो जाएगा। ये बेस तो यहाँ तक है ना ओरेकल तक, ये बेस है, वो बेस के अंदर आके 3 फोल्डर तो देखिए ये ओरेकल होम है, DB_1 जो है ना ये आपका ओरेकल होम है। तो आपने लेट से 11G रिलीज 1 पे इंस्टॉल की, 11G रिलीज 2 पे की, तो रिलीज 2 करेंगे तो 11.2.0 हो जाएगा और वहाँ पे उसमें DB_1 कर दें तो 11G रिलीज 2 का होम फोल्डर बन जाएगा। इसी तरीके से 10G करना चाह रहे हैं तो प्रोडक्ट के अंदर जाके 10.2.0 या 10.1.0 जो भी रिलीज आप करना चाह रहे हैं उसके अंदर DB_1 वो आपकी 10G का होम फोल्डर बन जाएगा, उसको ओरेकल होम कहेंगे। तो ये जस्ट ओरेकल कन्वेंशन है, जरूरी नहीं है आप इस तरीके से करें, आप जो मर्जी जिस मर्जी नाम से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर रख लें, लेकिन जहां पे ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा उसको आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा एज ए ओरेकल होम। कैसे डिक्लेयर करेंगे, वो OS पे एक एनवायरनमेंट वेरिएबल होता है ओरेकल होम के नाम से, उसके अंदर उसका पाथ सेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे मेरा ओरेकल का सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है और ये मेरे लिए मेरी इस प्रोडक्ट के लिए ओरेकल होम है। ये आपको विंडोज में बाय डिफॉल्ट सेट हो जाता है, लेकिन लाइनक्स यूनिक्स के केस में ये सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आपको सेट करने पड़ते हैं। अच्छा, मेरे इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मल्टीपल वेरिएबल सेट हुए हैं, एक ओरेकल_बेस हुआ हुआ सेट, फिर एक ओरेकल_होम हुआ हुआ है, फिर एक ओरेकल_सीड हुआ हुआ है, फिर एक पाथ का एनवायरनमेंट वेरिएबल हुआ हुआ है, एंड सो और भी है। ये मैंने क्या किया हुआ है, एक फाइल के अंदर एंट्रीज की हैं, जैसे यूजर ओरेकल का लॉगिन होता है ये फाइल एग्जीक्यूट हो जाती है, उसमें ये सारे इन वेरिएबल्स के अंदर वो पाथ अप्रोप्रिएट सेट हो जाते हैं, मुझे हर दफा मैनुअली सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप ओरेकल की सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन करने जा रहे होते हैं तो इन वेरिएबल्स के अंदर आप वो सारी सेटिंग्स कर लेते हैं एक दफा, अदरवाइज क्या होगा, हर दफा टर्मिनल ओपन करके इन सब वेरिएबल्स को आपको सेट करना पड़ेगा, तब आप ओरेकल का SQL+ या कोई भी टूल इन्वोक कर सकते हैं, अदरवाइज कोई टूल भी नहीं चलता, वो कहता है मुझे नहीं पता ये कमांड कहाँ से रन करूँ, इसके अगेंस्ट एग्जीक्यूटेबल कहाँ पर पड़ेगा उसको नहीं पता होता जब तक ये एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आपके ना सेट हो। तो बाय डिफॉल्ट जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो ओरेकल बेस के नाम से जो एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट हुआ होता है उस पाथ पे जाके वो आपकी डेटा फाइल्स क्रिएट करता है, उस पाथ के अंदर जाके आपकी डेटाबेस के नाम से फोल्डर बनाता है, उसमें ओरा डेटा के नाम से फोल्डर बनाता है, फिर वहाँ पे सारी डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स एंड ट्रिपल लॉग फाइल्स रखते हैं और इसको आप अपनी मर्जी की लोकेशन पे भी रख सकते हैं। तो हमारे केस में ये डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स, लॉग फाइल्स कहाँ पे बन रही होंगी, user1 ऐप ओरेकल के अंदर, इसमें ये ओरा डेटा का फोल्डर है, इसमें देखें ऑलरेडी 2 डेटाबेसेस हैं, बैकअप के नाम से, ORCL के नाम से, उनकी डेटा फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है। मैं एक तीसरी डेटाबेस बनाना चाह रहा हूँ टेस्ट के नाम से, तो अगर मैं यहाँ पे उसकी कोई लोकेशन चेंज नहीं करूँगा, कस्टम लोकेशन दूंगा, डिफॉल्ट लोकेशन दूंगा, तो वहाँ पे एक नया फोल्डर बन जाएगा। देखते हैं जी नया फोल्डर बनाता है कि नहीं। नेक्स्ट करते हैं लाइफ रिकवरी एरिया, फिर फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम। नेक्स्ट, ये फिर एक्स्ट्रा ऑप्शन है, कस्टम डेटाबेस करेंगे तो ऑप्शन आपके पास आएंगे अगर आप डेटा वेयर हाउस करेंगे या फिर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग करेंगे तो फिर ये ऑप्शन आपसे नहीं पूछेगा। ये एडवांस ऑप्शन हैं, ओरेकल टेक्स्ट है, ओरेकल OLAP के ऑप्शन हैं, उस हिसाब से उनके प्रोसीजर, फंक्शंस, टेबल्स, स्कीमास वो सारे क्रिएट कर देगा। हमें ये सारे एक नॉर्मल डेटाबेस में हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ इंटरप्राइज मैनेजर की रिपोजिटरी चाहिए। वो हमें मैंने आपको बताया था ग्राफिकल टूल है जिसके थ्रू आप डेटाबेस मैनेज कर सकते हैं, तो सिर्फ वो मुझे चाहिए, उसके अलावा बाकी और कोई चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं कस्टम स्क्रिप्ट। अगर कोई आपने रन करने लेट से एक स्क्रिप्ट बनाया जो कि क्या करता है, वो यूज़र क्रिएट कर देता है, उस यूज़र की टेबल्स क्रिएट कर देता है, तो वो रन कर दें, अदरवाइज बाद में आप बाद में भी रन कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल कोई स्क्रिप्ट नहीं रन करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। अब ये जी मेमोरी साइज SGA कितना होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट SGA आपका 40% रख लेगा आपकी टोटल मेमोरी का। आप इसको कस्टम रखना चाहते हैं और कस्टम में भी आप इसको कहते हैं कि मैनुअली सारी चीज़ें सेट करें।
तो अगर आप मैनुअल शेयर्ड मेमोरी मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे तो शेयर्ड पूल का साइज आपसे पूछ लेगा, ये डिस्कस किया था ना हमने शेयर्ड पूल क्या होता है। फिर बफर कैशे जिसको डेटाबेस बफर कैशे या डीबी कैशे भी कहते हैं, जावा पूल अभी इस पर हमने डिस्कशन नहीं की, लार्ज पूल और पीजीए का साइज क्या हो, ये सारे ऑप्शन आपसे पूछे थे। तो ये शेयर्ड पूल और देखते देखेंगे साइजिंग के अंदर जाएंगे जी, बहुत इंपॉर्टेंट है साइजिंग वाला। साइजिंग में आप देखेंगे जाके कि ब्लॉक साइज क्या रखते हैं आपकी डेटाबेस का। हमने ब्लॉक साइज पढ़े थे, कितना ब्लॉक साइज हो सकता है डेटाबेस का? नहीं वो तो डिफॉल्ट में होता है ना, इसके अलावा क्या क्या हो सकता है? 2 4 8 16 32, हाँ मल्टीपल ऑफ 2। तो ये देखें 2 के 4 के 8 16 एंड 32। अच्छा ब्लॉक साइज बड़ा इफेक्ट करेगा आपकी डेटाबेस की परफॉर्मेंस को। अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की डेटाबेस है तो फिर ब्लॉक साइज 8 के या इससे कम होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी डेटा वेयर हाउस टाइप डेटाबेस है तो फिर 16 के या 32 के में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए आपके पास, क्योंकि डेटा वेयर हाउस में एक चंक में ज़्यादा डाटा रीड होकर आना होता है, तो फिर प्रोसेसिंग होती है, तो उसमें फिर आयो कम होगी अगर आप ब्लॉक साइज ज़्यादा रखेंगे, और फिर इसमें अगर आप ब्लॉक साइज कम रखेंगे तो फिर आयो ज़्यादा होगी। ये आपने फिर डिसाइड करना होता है। फिर उसके बाद होता है कि प्रोसेसेस का पैरामीटर, कि मैक्सिमम कंकरेंट कितने प्रोसेसेस आपकी डेटाबेस सर्वर पे हो सकते हैं। अब उसमें बैकग्राउंड प्रोसेसेस भी आ जाते हैं, जैसे 10-15 बैकग्राउंड प्रोसेसेस आपके, फिर आपका 100 यूजर कनेक्ट होने जाते हैं आपके, तो कितने होंगे? 100 उनके सर्वर प्रोसेसेस होंगे। तो आप चाहते हैं एट अ टाइम में मेरे डेटाबेस में कितने यूजर्स कनेक्ट होंगे, उस हिसाब से प्रोसेसेस का पैरामीटर आप एडजस्ट करते हैं, और ये बाद में भी किया जा सकता है। लेकिन ब्लॉक साइज बाद में चेंज नहीं किया जा सकता। एक दफ़ा आपने एक ब्लॉक साइज की डेटाबेस बना दी तो सिस्टम सिस ऑक्स अनडू ये टेबल स्पेसिस या डिफॉल्ट टेबल स्पेसिस के साथ जो बनेगी उन सब का ब्लॉक साइज 8 किलोबाइट होगा। ठीक है, वो बाद में चेंज नहीं हो सकता, ड्रॉप एंड रिक्रिएट वो करना पड़ेगा जी। हाँ एंड लगा प्रोसेसिंग का पैरामीटर लेट से कर देते हैं जी 300 प्रोसेसिंग कर देता हूँ, लेकिन ये आप पे डिपेंड करेगा कंकरेंट कितने यूजर्स आपकी डेटाबेस में कनेक्ट हो सकें, उस हिसाब से आप देखेंगे। एंड यूजर्स कितने हैं आपकी, वो उस हिसाब से रनिंग डेटाबेस है उसके नंबर ऑफ प्रोसेसेस मालूम करना हो कितने कॉन्फ़िगर हुए हैं। हाँ वो आगे देखते हैं, ये क्रिएट हो जाए फिर उसके बाद देखेंगे। ठीक है, चेंज ये जो पैरामीटर है प्रोसेसेस का ये चेंजेबल है। उसके बाद है जी करैक्टर सेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। करैक्टर सेट मीन्स के डेटाबेस के अंदर डाटा किस तरह का स्टोर होगा, मल्टीलिंगुअल होगा या डिफॉल्ट यूएस इंग्लिश डाटा होगा। आप चाहते हैं पर्शियन डाटा स्टोर करें या अरेबिक स्टोर करें या उर्दू स्टोर करें या चाइनीज़ या हिंदी, इस तरह की एप्लीकेशन भी होती है ना, जैसे आपके पास वो रन हो रही है तो उसमें आप उर्दू डाटा स्टोर करते हैं, ऐसे ही वो यूनिकोड डाटा कहलाता है आपका। तो उसमें फिर आप क्या करेंगे, उस हिसाब से करैक्टर सेट्स करेंगे। तो डिफॉल्ट करैक्टर सेट करेंगे तो WE8 MSWin 1252 यानी कि वेस्टर्न यूरोपियन का 8 बिट करैक्टर सेट हो जाएगा, जिसमें इंग्लिश तो आएगी वेस्टर्न यूरोपियन की जितनी कंट्रीज हैं उनकी सारी लैंग्वेजेस का डाटा स्टोर कर सकते हैं। सर उसमें कुछ जीरो से कुछ लेटर होते हैं, ऊपर डॉट्स लगे होते हैं। हाँ वो फिर आप देखें ना, लेट से उस तरह का वो किसी लैंग्वेज के अंदर वो डाटा स्टोर हो रहा है, तो फिर आप क्या करें, अब यूनिकोड रख लेते हैं, डाटा टाइप करते हैं यूनिकोड, या अपनी मर्जी से आप कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ से करता हूँ जी, देखें इसमें अरेबिक भी है, ISO ये करैक्टर सेट है जिसमें अरेबिक डाटा स्टोर हो सकता है। इसमें होगा जी यूनिकोड, ये कस्टमर इसमें यूनिकोड इसमें नहीं होगा, ये AL32 UTF-8 यूनिकोड UTF-8 यूनिवर्सल करैक्टर सेट। अगर आप ये सेट कर लें अपनी डेटाबेस में तो आपकी डेटाबेस में किसी भी लैंग्वेज का डाटा स्टोर हो सकता है। ठीक है, और करैक्टर सेट इतना इजीली चेंज नहीं हो सकता, इसलिए इंस्टॉलेशन के दौरान ही आपने डेटाबेस की क्रिएशन के दौरान ही आपने डिसाइड करना होता है कि करैक्टर सेट क्या रखेंगे। ठीक है, और फिर ये स्टोरेज की रिक्वायरमेंट भी उस हिसाब से पड़ जाती है, क्योंकि आप आपका जितना भी डाटा होगा ना अदर देन इंग्लिश वो मल्टी बाइट होगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको डाटा सिंगल बाइट्स के अंदर वो 8 बिट करैक्टर पे वो स्टोर नहीं हो सकता, वो मल्टीपल बाइट्स लेता है, हो सकता है 2 बाइट्स ले या 3 बाइट्स ले या 4 बाइट्स ले, डिपेंड करता है किस तरह का डाटा। अच्छा लेट्स से हम इसको यूनिकोड लेके जा रहे हैं जी, नेक्स्ट करते हैं इसको। ये ऑप्शन फिलहाल हम डिस्कस नहीं करें क्योंकि लैंग्वेज से रिलेटेड है, ऑटोमेटिक मेंटेनेंस की नहीं अभी फिलहाल डिस्कस करें। अब ये आगे एक समरी दे देगा आपको, कंट्रोल फाइल्स ओरेकल बेस के अंदर पूरा डाटा का एक फोल्डर बनाएगा आपकी डेटाबेस के नाम से, DB यूनिक नेम मीन्स कि आपकी डेटाबेस के नाम से फोल्डर बनाएगा, वहाँ पे कंट्रोल 01.ctl के नाम से एक फाइल बना देगा, कंट्रोल 02.ctl भी इसी लोकेशन में बनेगी, कंट्रोल 03.ctl भी इसी लोकेशन में बनेगी। आप अपनी मर्जी की इन कंट्रोल फाइल्स को लोकेशन पे रखना चाहते हो तो यहाँ पे पाथ चेंज कर दें, लेकिन वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पूरा एग्जिस्ट करना चाहिए। प्लस ये जो यूज़र जिस यूज़र से आप ये DBCA चला रहे हैं मीन्स कि ये ओरेकल का यूज़र है OS पे जो लॉगिन हुआ है उसको उस लोकेशन के ऊपर फुल राइट्स होने चाहिए, रीड एंड राइट के।
फिर इसी तरीके से टेबल स्पेसिस का बताएगा। ये टेबल स्पेसिस बनेंगे बाय डिफॉल्ट sysaugs के नाम से, सिस्टम के नाम से, temp, undo और यूजर्स के नाम से। आप चाहते हैं आप अपनी मर्जी की टेबल स्पेस बनाएं तो क्रिएट पे क्लिक करें, टेबल स्पेस का नाम दे दें, डाटा फाइल का नाम और लोकेशन दे दें, पाथ दे दें, साइज दे देंगे तो एक नई टेबल स्पेस भी उसमें बन जाएगी। वो इस पाथ पे इस डाटा फाइल के उसमें ये डाटा फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, बाद में भी क्रिएट कर सकते हैं, बाद में क्रिएट करेंगे। फिर उन टेबल स्पेसिस में डाटा फाइल्स की लोकेशन, ये देखें ये डाटा फाइल जी ओरेकल बेस के अंदर ओरा डाटा डीबी यूनिक नेम और उसमें sysaugs 01.dbf के नाम से फाइल बनेगी। वो टेबल स्पेस sysaugs का पार्ट होगी, उसका साइज 120 MB होगा बाय डिफॉल्ट। तो ये डिफॉल्ट आपको सारी चीज़ें बता रहा है। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। रीडोलॉग फाइल्स आपको बताएगा जी वो कितने ग्रुप्स क्रिएट करेगा। पहला ग्रुप उसमें एक रीडोलॉग फाइल होगी और इस लोकेशन पे होगी, इस नाम से, उसका ये साइज होगा। दूसरी रीडोलॉग फाइल होगी, क्योंकि मिनिमम 2 ग्रुप चाहिए होते हैं आपको, तो ये दूसरी रीडोलॉग ग्रुप नंबर यहाँ पे देखें साथ बता रहा है आपको। पहले में देखें तो ग्रुप नंबर 1 है, उसमें एक ये रीडोलॉग फाइल है उस लोकेशन पे। दूसरे पे क्लिक करेंगे तो ग्रुप नंबर 2 है, एक रीडोलॉग फाइल है और इस लोकेशन पे। तीसरे पे क्लिक करेंगे तो ग्रुप नंबर 3 है और उसमें एक रीडोलॉग फाइल है। तो आप मल्टीपल, हर ग्रुप के अंदर मल्टीपल फाइल्स भी रख सकते हैं, वो आप ऐड कर लेंगे। आगे इस पर एक पूरा चैप्टर है जिसमें हम जाके करेंगे। मैं डिफॉल्ट सारी चीज़ें जाने दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से, अगर आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट बाद में भी चेंज की जा सकती है, ये जरूरी नहीं है कि इनमें से फाइल्स की लोकेशन चेंज नहीं की जा सकती। आप फाइल्स की लोकेशन बाद में चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं आधी डाटा फाइल एक जगह पे हो, आधी डाटा दूसरी जगह पे, या एक लोकेशन है जो आपकी फुल हो गई है, इसको मिनिमाइज करके। एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन आपको मतलब एक तो ब्लॉक साइज का ख्याल रखना है, हाँ, और एक वो कैरेक्टर सेट का, कैरेक्टर सेट का, हाँ। ये 2 ऐसी चीजें। इसके अलावा कोई और ऐसी चीज है नहीं, इसके अलावा हर चीज़ वो चेंजेबल है, चेंजेबल है। ये 2 चीजें बिल्कुल। लेकिन कैरेक्टर सेट भी आप कह रहे हैं चेंज हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा हाँ, उसमें फिर काफ़ी चीज़ें आ जाती है। समटाइम्स वो अगर वो नया जो करेक्टर सेट है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग करेक्टर सेट का सबसेट है तो फिर तो हो सकता है, सुपर सेट है तो फिर समटाइम्स इशू आ जाते हैं। लेकिन ब्लॉक साइज चेंज नहीं हो सकता, लेकिन नए ब्लॉक साइज की एक टेबल स्पेस एक डिफरेंट ब्लॉक साइज की बना सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा पहले से जो टेबल स्पेसेस बन गई उनका ब्लॉक साइज चेंज नहीं हो सकता। नॉर्मली डेटाबेस उसमें 32 होते हैं 16 डिपेंड करता है, यूजली मैंने 16 डाला। और जो OLTP होती हैं वो 8 किलोबाइट मैक्सिमम। हाँ, और स्टैंडर्ड भी 8 किलोबाइट है, वो रिकमेंडेड भी हम उसी पे जाते हैं, 8 के ही है। वैसे 64 या 32 तो बहुत कोई ह्यूज डेटाबेस होगा तभी वो डेफिनेटली डेटाबेस का साइज भी बहुत ज़्यादा है, और मर जाएगी डेटाबेस भी OLTP डेटाबेस हाउस टाइप है, वो लैब टाइप डेटाबेस है, फिर उसमें आप वो 16 या 32 के रखेंगे। अब ये देखें डाटा डिक्शनरी क्रिएट कर रहा है, डाटा फाइल्स उसने क्रिएट की, कौन कौन सी डाटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स, रीडोलॉग फाइल्स, फिर उसने डाटा डिक्शनरी क्रिएट कर रहा है। अब सिस यूजर के अंडर उसने वो डाटा डिक्शनरी के बेस टेबल्स, उनके ऊपर व्यूज क्रिएट हो रहे होंगे। अब ये डाटाबेस हम मैनुअली भी SQL प्लस के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। उसमें फिर क्या होता है, पूरी कमांड क्रिएट डाटाबेस की कमांड देनी पड़ती है, डाटा फाइल्स के नाम और पाथ देने पड़ते हैं, साइजेस देने पड़ते हैं। उसके बाद फिर आपको कुछ स्क्रिप्ट रन करने होते हैं जो कि वो क्या करता है, डाटा डिक्शनरी क्रिएट करता है, डाटा डिक्शनरी के व्यूज क्रिएट करता है, और ये टूल के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। आपकी मर्जी है आप कैसे क्रिएट करेंगे। OS पे मैं देखता हूँ कि वो ये देखिए एक टेस्ट के नाम से उसने फोल्डर बना दिया। पहले 2 फोल्डर थे इस लोकेशन पे, बैकअप के नाम से और ORCL के नाम से, अब टेस्ट के नाम से एक फोल्डर बन गया यहाँ। इस फोल्डर में मैं चला जाता हूँ, यहाँ पे देखें कंट्रोल फाइल्स उसने बना दी हैं, रीडोलॉग फाइल्स बना दी हैं और डाटा फाइल्स बना दी हैं। और PS -EF पाइप ग्रैप पीम ऑन करके देखता हूँ, तो पीम ऑन और इसको टेस्ट, यानी कि टेस्ट डेटाबेस का पीम ऑन का प्रोसेस इस वक्त चल रहा है। एस ऑन करके देख लेंगे तभी आपको नजर दिखा देगा। पीम ऑन एक प्रोसेस है कौन सी डेटाबेस का, टेस्ट का, तो टेस्ट के नाम से एक डेटाबेस बन गई है, उसका एक प्रोसेस है पीम ऑन के नाम से वो चल रहा है। ग्रैप करके लेट से आप ये भी कर सकते हैं कि एस ऑन कर लें, ये प्रोसेस हमने देखे थे नहीं, एस ऑन भी कर सकते हैं जी। और उसके अलावा एक और भी प्रोसेस था DB
WR DBWR 0 आई थिंक, हाँ DBW 0 है। ये सारे बैकग्राउंड प्रोसेसेस आपको दिखा देगा DBRM जी। DBRM वो और डिफरेंट है, वो भी डिस्कस नहीं। LGWR लॉग राइटर का प्रोसेस, तो कोई भी प्रोसेस फिर PS माइनस या पाइप ग्रैप करके किसी भी प्रोसेस का नाम दे देंगे तो आपको फिर वो उस प्रोसेस का नाम, बैकग्राउंड प्रोसेस दिखाएगा ऑरेकल की। हाँ जी, वो नहीं जो हमने पढ़े थे DB डेटाबेस राइटर, लॉग राइटर, चेक पॉइंट, SMON, PMON, आर्काइवर, ये वो प्रोसेस है। सर ग्रैब की कमांड क्या करती है? सर्च करती है ना, सिंपली अगर मैं PS माइनस EF करूंगा तो मुझे सारे प्रोसेसेस लाइन इसके अंदर दिखा देगी, ये जितने भी हैं इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के भी हैं सारे आपको दिखा देगी। ग्रैप में कोई पर्टिकुलर चीज सर्च करना चाहे तो ग्रैप करने में उस नाम दे दें, लेट्स से मैं ग्रैप करता हूँ टेस्ट के नाम से, तो जहाँ पे भी टेस्ट आ रहा होगा वो सारे आपको टेस्ट वाले प्रोसेस ये देखेंगे। प्रोसेसर मॉनिटर, तो प्रोसेस मॉनिटर होता है हाँ जी, और S1 सिस्टम मॉनिटर। फर्क क्या होता है? PMON क्या करता है, आपके जो जितने भी सर्वर प्रोसेसेस हैं उनको देख रहा होता है, और SMON इंस्टेंस रिकवरी करता है। PMON मतलब सर्वर प्रोसेस को देख रहा होता है। हाँ, अगर कोई सर्वर प्रोसेस के अगेंस्ट कोई यूजर प्रोसेस नहीं एग्जिस्ट करता तो उनके रिसोर्सेज को रिलीज करना, उन प्रोसेसेस को किल करना, उनकी मेमोरी को रिलीज करना, ये सारा काम PMON करता है। और SMON जो है ना सिस्टम इंस्टेंस रिकवरी, लेट्स से आपकी डेटाबेस एबनॉर्मली डाउन हो जाए, नेक्स्ट स्टार्टअप के वक्त डेटाबेस रिकवर करना, ऐसा डाटा जो डाटा फाइल्स में ट्रांसफर नहीं हुआ था लेकिन चेंज हो गया, कमिट हो गया हुआ था, ठीक है, उसको रिकवर करना वो SMON, बेसिकली वो D2 का फर्क पड़ा होगा। वो रिटू में पड़ा S1 यानी वहाँ से उठा के डाटा फाइल में शिफ्ट करता है। S1 से स्टैंड फॉर सिस्टम मॉनिटर, सिस्टम मॉनिटर, P फॉर प्रोसेस प्रोसेस मॉनिटर। और ये जो अभी DBWR ये वो डेटाबेस राइटर है, डेटाबेस बफर कैशे में से डाटा उठा के डाटा फाइल्स के अंदर राइट करता है। अच्छा, लेकिन सर वो बैकग्राउंड प्रोसेस उसको भी PMON ही मॉनिटर कर रहा है। हाँ, उनको भी PMON मॉनिटर कर रहा है। ठीक है। तो लिसनर कॉन्फ़िगरेशन, इसके आगे ये सारी स्क्रीन देनी, लिसनर कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे वो हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। फिर TPC चला के आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, अगर ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है तो बाकी ऑप्शन आपके क्रिएट आउट हो जाएंगे, जिसमें कॉन्फ़िगर डेटाबेस है और ड्रॉप डेटाबेस है, डिलीट डेटाबेस। तो मेरे केस में ये हाईलाइटेड थे क्योंकि मेरे पास इस मशीन पे मल्टीपल डेटाबेसेस हैं, तो एक वक्त में इस मशीन पे कितने डेटाबेसेस हो सकते हैं एक सर्वर में? कई मल्टीपल हो सकती है। और एट अ टाइम रन कितनी हो सकती है? एक नहीं, मल्टीपल चल सकती है। मल्टीपल चल सकती है। एक डेटाबेस को पे कनेक्ट हो, स्टार्टअप की कमांड है वो स्टार्ट हो जाएगी, फिर एक और एक्सएल प्लस में दूसरी से कनेक्ट हो, स्टार्टअप की दें वो भी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन होगा क्या, अब दोनों इंस्टेंसेस के मेमोरी एरियाज अलग होंगे और दोनों जो डेटाबेस है उनके मेमोरी एरियाज अलग होंगे। टेस्ट डेटाबेस का अपना इंस्टेंस होगा और जो दूसरी डेटाबेस है MyDB उसका अपना इंस्टेंस होगा, सेम भी हो सकता है। सेम नहीं हो सकते। इंस्टेंस होता है मेमोरी एरिया जो कि वो ओरेकल डेटाबेस अपने लिए करता है। ठीक है, लिसनर के लॉक्स का काम बन रहा है। लिसनर के लॉग है जहाँ पे हमने देखी थी ना, लिसनर की डॉट ओरा फाइल, लिसनर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमने देखी थी। हाँ जी, लिसनर डॉट ओरा वो कहाँ पे बनती है जी? वो नेटवर्क एडमिन के अंदर नेटवर्क एडमिन के अंदर। PWD करते हैं, मैं ओरेकल होम में चला जाता हूँ, CD oracle_home, इसमें नेटवर्क का फोल्डर और एडमिन के फोल्डर के अंदर उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, लेकिन नेटवर्क के अंदर लॉग के नाम से एक फोल्डर होता है, उसमें लिसनर के नाम से जो है ना लॉग फाइल होती है। अभी मेरे केस में यहाँ पे नहीं बनी हुई, लेकिन आपके केस में यहाँ पे लिसनर की लॉग फाइल नहीं, बल्कि देख लेते हैं। अच्छा, 11G में डिफरेंट जगह पे होगी, ठीक है, 11G में होगी जी, ये 10G तक यहाँ पे होगी लॉग फाइल, 9i10G के केस में। लेकिन 11G के केस में ओरेकल बेस में ये है जी मेरा ओरेकल बेस, इसमें एक फोल्डर होगा डायक के नाम से, डायग्नोस्टिक। इसमें फिर एक फोल्डर होगा जी RDBMS, बहुत सारे हैं क्योंकि वो डेटाबेस से रिलेटेड है ना, यानी TNS LSNR इस फोल्डर के अंदर होगी, CD TNS LSNR, उसमें आपकी डेटाबेस का नाम, हमारे केस में अभी फिलहाल एक ही डेटाबेस हमने शुरू में बनाई थी LinuxDB के नाम से, उसमें लिसनर 1 और लिसनर की ये दो फोल्डर पड़े हैं। लिसनर के नाम से फोल्डर में चले जाएं तो उसमें
ट्रेस का फोल्डर होगा। सर ये आप जो अलर्ट वाली कह रहे हैं नहीं, लिसनर के बाद लॉग फाइल, ये लिसनर डॉट लॉग, ये पढ़ सकते हैं ये हाँ जी, मोर डॉट लिसनर डॉट लॉग। रिडबिलिटी का नहीं है ओरेकल बेस में डायक का फोल्डर है, उसमें TNS LSNR का फोल्डर है, उसमें आपकी मशीन के नाम से फोल्डर है, मेरी मशीन का नाम लाइनक्स DB है, फिर उसमें लिसनर के नाम से फोल्डर है या लिसनर के नाम से फोल्डर है, और उसमें ट्रेस की डायरेक्टरी, उसमें लिसनर की डायरेक्टरी। ये 11G ऑनवर्ड है। 10G के केस में यहाँ पे नहीं होगी, वो ओरेकल होम के अंदर नेटवर्क के फोल्डर में लॉग की डायरेक्टरी के अंदर लॉग फाइल होगी। लॉग फाइल में क्या होगा, लिसनर कब स्टार्ट हुआ, कब डाउन हुआ, कौन से यूजर से कनेक्शन की रिक्वेस्ट आई, वो रिक्वेस्ट फुलफिल हुई कि नहीं हुई, या कोई एरर आ गया, ये सारी होंगी लिसनर की डिटेल्स उसमें। और ये टेक्स्ट फाइल है, और टाइम एंड अगेन इस फाइल को आप डिलीट करेंगे या पर्च करेंगे, इसको डिलीट कर दें, नेक्स्ट टाइम लिसनर की जब कोई चीज़ राइट करनी होगी वो खुद से नई फाइल बना लेंगे। ठीक है, SQL सर्वर में तो यही होता है ना कि डेटाबेसेस मल्टीपल डेटाबेसेस होती है, एक ही SQL सर्वर पे यस, एक आपका SQL सर्वर का इंस्टेंस एक होता है, उसमें मल्टीपल डेटाबेसेस होती हैं, आपकी एक मास्टर डेटाबेस है जिसमें मेटा डेटा है सारा, मेटाडेटा वो सारी ऑन ही होती है, हाँ नहीं होती है। ठीक है, किसी को इंडिविजुअली नहीं ऑन करना। यस, उनको इंडिविजुअली नहीं, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल करना पड़ता है, और मेटा डेटा हर एक का अपना होता है। इंस्टेंस हम क्रिएट कर सकते हैं ऑन के, ये हो सकता है कि हम एक डेटाबेस के मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट कर लें यहाँ पे ओरेकल में। मल्टीपल डेटाबेसेस के इंडिविजुअल इंस्टेंस नहीं करेंगे। नहीं, हर देखिए आपके पास 4 डेटाबेसेस हैं, हर एक का अपना इंस्टेंस होगा। अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर डेटाबेस चलानी है तो उसका इंस्टेंस आपका होना चाहिए, फिर उसकी डेटा फाइल उसके साथ एसोसिएट होनी चाहिए, तब जाके वो काम कर सकता है। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है तो वो तो एक इंस्टेंस डेटाबेस इंस्टेंस को रिक्वेस्ट करेगा। नहीं वो क्या करेगा, वो लिसनर को रिक्वेस्ट करेगा, लिसनर वो डेटाबेस इंस्टेंस को अकरेंस ना समझे। ठीक है, यहाँ पे इंस्टेंस इज समथिंग एल्स। यहाँ पे ओरेकल में इंस्टेंस का मतलब ये है कि वो मेमोरी एरिया जो ओरेकल की एक डेटाबेस ने आपको पाई किया उसको एक इंस्टेंस कहते हैं। मतलब मल्टीपल इंस्टेंस मतलब इस तरह से एक डेटाबेस पे। हाँ, डेटाबेस आपकी जो एक्चुअली जो डेटा फाइल्स होती है ना, डेटा फाइल में आपको बताया 3 तरह की हैं, सॉरी जो हार्ड डिस्क के ऊपर फाइल होती है, डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स एंड रीडूलर फाइल्स, ये मल्टीपल आपकी फाइल है। अब इस पे आप क्या करेंगे, जब डेटाबेस स्टार्टअप करेंगे, स्टार्टअप की कमांड देते हैं तो क्या होता है, मेमोरी एरिया आपके लिए रिजर्व होता है, बैकग्राउंड प्रोसेसेस बनते हैं, और ये डेटा फाइल्स रीड राइट मोड में ओपन हो जाती हैं सारी फाइल्स, तो आपकी डेटाबेस अप होगी। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये एक पर्टिकुलर सर्वर है, उसके ऊपर आपकी डेटाबेस रन होगी। ठीक है ना, सर्वर का नाम है DB सर्वर, उसमें कोई भी OS हुआ है, उसमें ओरेकल का कोई रिलीज हुई है, ये आर्किटेक्चर है डेटाबेस का। अब ये मशीन डाउन होगी, क्या होगा, काम रुक गया सारा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, हाई अवेलेबिलिटी की तरफ जाना है तो फिर थोड़ा आर्किटेक्चर चेंज हो जाएगा। फिर आप करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे कि एक ही मशीन पे आप डेटा फाइल जाते हैं, इंस्टेंस बना रहे हैं, सब कुछ करते हैं, ऐसा नहीं होगा। फिर आप एक स्टोरेज आपको चाहिए होगी जिसको कहते हैं शेयर्ड स्टोरेज। ये सेम होती है। आपके पास 2 फिजिकल सर्वर्स होंगे, सर्वर 1 सर्वर 2, किसी एक से आप इंस्टॉलेशन करेंगे ओरेकल के सॉफ्टवेयर की। डेटा फाइल जब डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो डेटाबेस यहाँ पे आप सारी डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल, फाइल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इस पे एक इंस्टेंस बन जाएगा, लेट्स से आपकी डेटाबेस का नाम है जी टेस्ट, और आपके यहाँ पे एक इंस्टेंस बन जाएगा टेस्ट 1 के नाम से, यहाँ पे एक और इंस्टेंस बन जाएगा टेस्ट 2 के नाम से, और ये दोनों एट अ टाइम एक ही डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल, फाइल्स के साथ एक्सेस होंगे। एंड यूजर्स को आपके कनेक्ट हो रहे होंगे दोनों के साथ, उनके पास DNS एंट्री होगी, वो एक डेटाबेस टेस्ट से कनेक्ट हो रहे होंगे। जब कनेक्शन की रिक्वेस्ट आएगी लिसनर के पास तो पहले यूजर को इधर रिडायरेक्ट कर देगा, दूसरे यूजर को इधर, तीसरे को इधर, चौथे को इधर, तो ये मशीन डाउन होगी, इसके सारे यूजर यहाँ पे आ जाएंगे और इसके थ्रू डेटाबेस कनेक्ट हो जाएंगे। हाई अवेलेबिलिटी एंड लोड बैलेंसिंग। पहले आपकी डेटाबेस में एक मशीन थी, उस मशीन पे मेमोरी कम थी, उस मशीन पे CPU पावर कम थी, तो कम यूजर्स कनेक्ट हो सकते थे। अब आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई है, एक और नोड उसमें ऐड करें, जितने मर्जी नोड्स ऐड करते जाएं,
ठीक है, 4 5 8 10। बेसिकली लोड बैलेंसर भी तो एक अलग से होता है ना? नहीं, इसमें वो लोड बैलेंसर की इस तरीके से जरूरत नहीं होती, तो क्लाइंट साइड पे आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है एक फाइल के अंदर बस। क्योंकि जब वो कनेक्शन की रिक्वेस्ट करे तो लोड बैलेंस कनेक्शन की रिक्वेस्ट करे, फिर लिसनर इस कैपेबल होना चाहिए कि वो उसको हैंडल कर सके, तो सर्वर साइड और क्लाइंट साइड की कॉन्फ़िगरेशन वो करनी पड़ती है। ये आपका एक एडवांस कोर्स है जो इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसमें पूरी इंप्लीमेंटेशन करेंगे हम। ये क्या प्राइमरी और सेकेंडरी सर्वर्स? नहीं, ये दोनों एट अ टाइम प्राइमरी है, एक्टिव है। आधे यूजर्स लेट्स से 500 यूजर है तो हो सकता है 200 यूजर कनेक्ट हो, इधर कनेक्ट हो, 300 इधर कनेक्ट हो और सेम डाटा को एक्सेस करें। नहीं, मुझे ये नहीं समझ में कि ये लोड बैलेंसिंग बेसिकली डिसाइड कौन करता है? लिसनर करता है। आप डिसाइड करते हैं वैसे, आप जिस तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे उस तरीके से लिसनर बिहेव करेगा, ठीक है। इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन है लोड बैलेंसिंग की। वो सर लोड बैलेंसर ये सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है या हार्डवेयर? नहीं, इसमें लोड बैलेंसर की जरूरत नहीं है। लोड बैलेंसर अगर आपको सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर बेस्ड लोड बैलेंसर अगर आपको चाहिए, इसमें तो सॉफ्टवेयर बेस्ड है सारा कुछ, ओरेकल के अंदर ये बिल्ट इन सारी चीजें, ठीक है। आपको कोई एक्स्ट्रा चीज हार्डवेयर लगाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर लोड बैलेंसर हार्डवेयर बेस्ड जो लोड बैलेंसर होता है वो यूजली आपके वेब सर्वर्स के लिए, एप्लीकेशन सर्वर्स के लिए होता है, डेटाबेस सर्वर्स के लिए, डेटाबेस सर्वर्स के लिए, एटलीस्ट ओरेकल के लिए। वरना तो जाहिर बात है दोनों में से एक्नॉलेजमेंट का यस बिल्कुल। तो वो कैसे? हाँ, ये आपस में इंटरकनेक्टेड भी होते हैं ना डेटा, ये दोनों नोड्स, जितने भी नोड्स आपके रखे हुए, ठीक है, तो वो आपस में एक दूसरे को मैसेजेस भेज रहे होते हैं। देन DBCA के थ्रू आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास टेम्पलेट्स हैं, कोई भी टेम्पलेट्स ऐड कर लें, उस हिसाब से नंबर ऑफ डाटा फाइल्स ऐड कर देगा, मेमोरी के स्ट्रक्चर्स उस हिसाब से रख देगा, ब्लॉक साइज भी उस हिसाब से रख देगा। अगर आप जनरल पर्पस करेंगे तो ब्लॉक साइज 8 किलोबाइट रखेगा, डाटा ब्रोज करेंगे तो हो सकता है ब्लॉक साइज वो 16 KB रखे, लेकिन कस्टम करेंगे तो आपको अपनी मर्जी से ये सारे काम करने होंगे। अपनी मर्जी से आप डाटा ब्लॉक साइज भी रख सकते हैं, नंबर ऑफ टेबल स्पेसिस भी क्रिएट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। डेटाबेस का नाम, ग्लोबल डेटाबेस का नाम यूजली आपकी फुली क्वालिफाइड होता है, और डेटाबेस की जो सीट होती है वो सिंपली डेटाबेस का नाम। तो उसके बाद वो सिंपल ऑप्शन है आपके पास, सेलेक्ट करते जाएं और आपकी डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट अभी नहीं आती जी। ये तो इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लेना है। वो प्रायोरिटी बढ़ा दें, बता दें, चेक कर लें बढ़ा। रूट यूजर से बढ़ा सकेंगे, है ना। टूल कौन सा बताया था आपने? HTOP। अच्छा, कमांड लाइन टूल है, उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। HTOP ये यूटिलिटी है सर, ये अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती है ना आपको, तो रीनाइज करना पड़ेगा। हाँ, रीनाइज करना पड़ेगा। नाइसनेस कर लेते हैं मेन, रीनाइज माइनस एंड प्रायोरिटी ऑफ, हाँ देख लेते हैं। नाइस अल्टर प्रायोरिटी ऑफ रनिंग प्रोसेस। ये रीनाइज सर क्या बता आपने? आपके कोई भी प्रोसेस नाइस हो सकता है, नाइसनेस होती है प्रोसेस की, वो -22 से लेकर +22 तक हो सकती है, -20 से +20 तक। और डिफॉल्ट डिफ़ॉल्ट आई थिंक देख लेते हैं इसको करेंगे जी PS जी, हाँ PS -EF, PS -ES। फिर उसके साथ स्विचेज है ना, अगर आपको नाइसनेस की वैल्यू देखनी है तो उसका स्विच एक लगाना पड़ेगा। PS स्टार्ट करते हैं। नहीं, एक मिनट, यहाँ पे एक और भी है, स्टैंडर्ड सिंटैक्स है। अब डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में ना ये डिफरेंट ट्रिगर्स है। PS स्टैट है ना, -stat। ये यानी कि सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट कोई चीज है? हाँ जी, आपके OS के ऊपर जो प्रोसेस चल रहा है ना, उसकी डिटेल्स आपको बताएगा ना, जो प्रोसेस ये डेटाबेस क्रिएट कर रहा है उसकी डिटेल्स आपको बताएगा। विंडोज में तो ऐसे नहीं होगा ना सर? ठीक है जी, हो गया। रीनाइस और आगे नाइसनेस वैल्यू और आगे प्रोसेस का नाम, और प्रायोरिटी जरूरत थी, न्यू प्रायोरिटी मैंने तो -20 कर दिया।
सर -20 का मतलब क्या? Highest. ये कम कर दी। मतलब जितनी वो नाइसनेस कम होगी उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी हाई होगी। अच्छा। वैसे सारे आपने इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट Full कर दी है। Full कर दी। ये सर 14781 ये प्रोसेस का नाम आईडी है ना, आईडी है। आप आईडी कैसे फाइंड करेंगे? PS -EF पाइप ग्रेफ लेट से मैंने DBCA चलाया हुआ ना, तो जिस सेशन में DBCA चल रहा है उसकी वो DBCA वाला सेशन मुझे दिखा दो। तो एक तो ये ग्रेफ वाली आ गई है और एक ये ऊपर देखेंगे तो आपको पहले कितनी है सर इसकी? पहले 0 थी। 0। हाँ वहाँ से ठीक है। अब देखते हैं कि क्या कुछ फर्क पड़ा है इसके अंदर। अभी देखें, ये प्रोसेस आईडी है, ओरेकल यूजर ये चला रहा है DBCA का सेशन, उसकी प्रोसेस आईडी है। आप देखते हैं कुछ फर्क पड़ा है? 2% पे चला गया जल्दी वैसे देखते हैं। इसके अलावा और भी सब